हाँ राइट, आप ज्वाइन करो। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ट्रेनिंग के इस वर्चुअल ट्रेनिंग के दूसरे प्रशिक्षण शिविर में। कुछ रिसोर्स पर्सन के प्रॉब्लम के कारण ये प्रोग्राम हमारा 5-7 मिनट लेट हो रहा है। जिन रिसोर्स पर्सन को आज अटेंड करना था, किसी कारणवश वो हमें आज ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो सेशन है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल मेरे साथ है स्टूडियो में जो हमारा सेठी जी, आइए तरह से, मिस्टर सेठी मेरे साथ हैं, और डॉक्टर विनीता सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि जो आपको जो है जो वित्तीय प्रबंधन हमारा है उसके संबंध में और कन्वर्जेंस के बारे में बताएंगे। ई ग्राम स्वराज भी आप देखेंगी। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को प्रारंभ करें, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अब तक का जो भी हमारा शेड्यूल प्रोग्राम है, जैसे यूट्यूब में सारे जनप्रतिनिधि इससे जुड़े हैं, हमारे प्रधानगण हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, माननीय प्रमुख गण हैं, अध्यक्ष गण हैं, ग्राम पंचायत सदस्य गण हैं, उनके जो है विचार यूट्यूब के माध्यम से भी हमें मिलते रहते हैं, और जिस प्रकार के कार्यक्रम वो आप लोग चाह रहे हैं उसी प्रकार के कार्यक्रम को हम यहाँ से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्रकार के कार्यक्रम हम जो है प्रचारित और प्रसारित भी करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने रखे हैं इस समय, क्योंकि ये शेड्यूल हमारा तैयार हो गया है, जो संभव होगा इस सत्र में हम उसे रखेंगे, और जो संभव नहीं हो पाएगा उसको अगले सत्र में हम यहाँ से रखेंगे। तो मैं अब स्वागत करना चाहूंगा श्री सेठी जी का। सेठी जी जो है, जो हमारा ई पंचायत में ई लर्निंग वाला पोर्शन है, ई लर्निंग में जो कंप्यूटर से जो हमारी जितनी भी आधारित एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ई लर्निंग में जैसे आप लैपटॉप चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, जो भी हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल में हमारी बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो सब ऑनलाइन है, और उसमें हमारे अधिकारीगण और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारीगण सभी लोग उससे जुड़े हैं। जैसे डीएससी है, डीएससी कैसे काम करेगा, कौन कौन उसे रखेगा, किस तरह से उससे पेमेंट किए जाएंगे, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल में भी इसी तरह की चीजें हैं। तो सेठी जी ने एक जो है बुक हमारे लिए तैयार की गई है, और उस बुक का जो है इस तरह की बुक है, ये आप सभी लोगों को जो है जनपद में जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं, प्रधानगण हैं, और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, हमारे एडीओ पंचायत, एडीपीआरओ साहबान, डीपीआरओ साहबान, ये सभी पुस्तकें जो है जनपद में आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके साथ ही इन्होंने जो है एक 2 हफ्ते का एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें बहुत इजी तरीके से जो है कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताया गया है, और हमने उन्होंने देखा था, डायरेक्टर साहब ने, हमने भी देखा था, तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक चीजें जो बहुत आम चीज हमें मालूम भी नहीं है। कई चीजें ऐसी आपने रखी हैं जो हम लोग को टच भी नहीं है, हम सिर्फ उस बारे में सुना ही है, जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की क्या स्पेलिंग है, कंप्यूटर किस लिए होता है, कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा है, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो सेठी जी ने उस पर रखी हैं। मैं स्वागत करूंगा सेठी जी का, और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो है आप हमारे इस प्रोग्राम में प्रतिभाग किया आपने, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे सिर्फ सेठी जी, और हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे ग्राम अधिकारीगण हैं, हमारे एडीओ पंचायत साहबान हैं, डीपीआरओ साहबान हैं, एमओ साहबान हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत के सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, आप जो है उनको इस संबंध में जो अपना आपका प्रोग्राम है, और पंचायती राज विभाग के लिए आपने स्पेशल जो क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो ई लर्निंग के अंतर्गत जो प्रोग्राम तैयार किया है, उसको आप जो है हमारे लोगों से शेयर करें। श्री सेठी जी, इस पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सदस्य वर्ग लोगों को मेरा सादर नमस्कार। हमें पंचायती राज विभाग द्वारा सम्मानित सदस्यों और पंचायत कर्मियों की क्षमता विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें हम लोग क्षमता विकास से संबंधित प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, जिसका नाम है ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके लिए हमने काफी रिसर्च और तैयारी के साथ एक बुकलेट तैयार किया, इसको पुस्तिका, जिसमें कि 64 पृष्ठ सम्मिलित है। इसमें हमने पंचायत की तैयारी के लिए पंचायत के जो ई पंचायत एप्लीकेशन भारत सरकार ने तैयार किए हैं, जिसमें कि सभी तरह के
प्रोग्राम्स और सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स को शामिल किया गया है, उसकी हमें ट्रेनिंग देनी है। उसके लिए हमने सीधे इस चीज को शुरू करने के बजाय पहले हमने कंप्यूटर के बेसिक्स और कंप्यूटर की जो बेसिस मोबाइलिंग की, कंप्यूटर की और बाकी जो बेसिक जानकारियां जरूरी होती हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है, जो कि 1 सप्ताह का प्रोग्राम हमने तय किया है सिर्फ बेसिक्स और कंप्यूटर को समझने के लिए। उसके अलावा सेकंड पोर्शन में हमने एक सप्ताह का प्रोग्राम ई पंचायत एप्लीकेशनों को समझाने, उसमें वर्किंग करने, उसकी रिपोर्टिंग करने, इन सब चीजों के लिए हमने तैयार किया हुआ है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम सभी सदस्य गणों और पंचायत कार्मिकों को अपने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करेंगे। रजिस्ट्रेशन के तहत हमने एक लिंक जो है हेल्प डेस्क के माध्यम से आपके फोन नंबर्स पे जो हमारे पास नंबर यहाँ पर रखे हैं पंचायत सदस्यों और कार्मिकों अधिकारियों के, तो उनको हेल्प डेस्क के माध्यम से फोन आएंगे और एक लिंक उनके व्हाट्सएप या फिर किसी भी ऐसे माध्यम से SMS के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि उनको अपना ब्यौरा ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज ब्यौरा अपना फोटो सहित जमा करना है, जो कि हमारे लिए एक डेटाबेस का काम करेगा। उसके बाद हम बेसिक बैच तैयार करेंगे। 30 लोगों का एक बैच हमारा होगा, जिसमें कि हम एक बैच में 30 लोगों को सम्मिलित कर पाएंगे। इस तरह से एक दिन में हम 4 बैच स्टार्ट करेंगे पर डे के बेसिस पे, और हमारा प्रोग्राम जो है वो 2 हफ्ते का है। फर्स्ट वीक का प्रोग्राम हमारा सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक्स को शामिल करते हुए है, और सेकेंड वीक का प्रोग्राम हमारा ई पंचायत के एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। तो हमने इसको बहुत इजी और बड़ी कॉम्पैक्ट वे में करने की कोशिश की है, जिसमें कि हम 1 घंटे का प्रोग्राम पर डे चलाएंगे ट्रेनिंग का, जो कि सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे के बीच अलग अलग बैच टाइम के हिसाब से होगा। और 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद जो 30 ट्रेनीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको कोई भी डाउट या कोई भी उनके क्वेश्चंस हैं तो वो लिए जाएंगे और उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो हमारे 10 दिन के प्रोग्राम में 2 हफ्ते के प्रोग्राम में संडे को छोड़ के सोमवार से शनिवार के लिए 6 दिन करके 12 दिन में हमारा 1.25 घंटे के हिसाब से 15 घंटे की ये ट्रेनिंग तैयार की गई है। विभाग के माध्यम से एक फोल्डर तैयार है, एक पूरा ट्रेनिंग किट तैयार किया गया है, जिसमें एक फाइल फोल्डर, एक बुकलेट, हस्त पुस्तिका, एक नोटबुक, सभी सदस्यों के लिए एक नोटबुक और एक पेन, ये विभाग के माध्यम से ब्लॉकों के जरिए आप सभी तक उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जो कि इसी महीने के अंदर पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप लोगों के यहाँ से हमें डाटा तैयार हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो हम 30 लोगों का एक बैच तैयार करके आप लोगों को इत्तला करेंगे कि किस समय पे हम बैचेस शुरू कर रहे हैं और क्या टाइमिंग रहेगी। उस हिसाब से आप लोग अपना कीमती समय हमें देंगे। तो हमें उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम आपको इतना इक्विप तो कर ही लेंगे कि आप पंचायत के सभी एप्लीकेशंस के अलावा जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर मोबाइलिंग में जाननी बहुत जरूरी है, जो बहुत बेसिक चीजें हैं कि वाईफाई क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, एप्स, मोबाइल एप्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे हम ब्राउजर खोलेंगे, कैसे हम अपने ग्राम पंचायत में या अपने ब्लॉक में या अपने जिले में जो हमारी प्रोग्रेस है ग्राम पंचायत योजनाओं से संबंधित, ब्लॉक पंचायत योजना से संबंधित, तो कैसे हम उनको देख पाएंगे, ये सारी चीजें हमारे रिपोर्टिंग पार्ट में भी कवर होगी। तो उम्मीद है कि हम इसको सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और आप सभी का सहयोग हमें उचित मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं सिटी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ से जुड़कर जो है हमारे प्रतिनिधिगण हैं, हमारे अधिकारीगण, उनका मार्गदर्शन किया। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विनीता सिंह। मैं विनीता सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपका सब्जेक्ट जो है वित्तीय प्रणाली में है और जो आपने रखा है उसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है पंचायतों में वित्तीय प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, आप जो है हमारे प्रतिनिधियों को और जुड़े अधिकारियों को बताने का कष्ट करेंगे। मिनीता सिंह, डॉक्टर मिनीता सिंह, मेरी आवाज सुन रही है मिनीता सिंह जी?
हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, चलिए अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आज का द्वितीय दिवस जो 5 तारीख से हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है, द्वितीय दिवस में हम सब लोग जुड़े हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का, डीपीआरओज, एडीपीआरओज, वीपीडीओज, डीपीएम, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और ग्राम विकास के हमारे साथी सभी का निदेशालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो हम जिस विषय में बात करना चाहेंगे, बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पंचायत, पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन। सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सभी लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, हम बात करें तो 73 अमेंडमेंट 1992 की बात करें, 73 अमेंडमेंट के बाद हमें ग्राम पंचायतों को वित्तीय प्रबंधन की जो है शक्तियां प्राप्त हुई। उससे पहले जब सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई तब हमने वित्तीय प्रबंधन की बात की। तो वित्तीय प्रबंधन में कौन कौन से विषय आते हैं, उन विषयों को हम कवर करते हैं। प्रांजल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो जरा पीपीटी आप दूसरी वाली से शुरू करें। प्रांजल, ठीक है, ठीक है। दूसरी पीपीटी लगाएं, सेकंड, इसके बाद की, हाँ सेकंड, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला चरण होता है मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों को जुटाना। दूसरा, जिस टाइप से हमने संसाधन जुटाए उसी हिसाब से प्लानिंग करना। जब हम प्लान करते हैं कि क्या हमारे ग्राम पंचायत की जरूरतें हैं, क्या हमें चाहिए, उसके बाद ही हम बजटिंग का प्रावधान हमारा होता है कि क्या हमारी ग्राम पंचायत की जरूरतें हैं, क्या हमारी ग्राम पंचायत ने करना है, उसी हिसाब से हम बजटिंग करते हैं। फिर जब हम बजटिंग कर लेते हैं तो उनके बाद उसका अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंटिंग की बात करें कि जो भी हमारी कहाँ हमारा आय व्यय, कहाँ हमने पैसा किस मद के अंतर्गत खर्च किया, किस किस योजनाओं में किया, कितना पैसा आया था, कितना कहाँ खर्च किया, वो अकाउंटिंग के अंतर्गत। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ये सारी प्रोसेसों का कंप्लायंस होता है कि हमने स्टेप 1 से जो भी हमारी प्लानिंग थी, बजटिंग थी, अकाउंटिंग था, स्पेशली जो अकाउंटिंग का सेक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकाउंटिंग में कोई गलती रह गई हो। जहां भी कोई गलतियां हैं, सेल्फ असेसमेंट का वो होता है कि कोई भी जो बजट आया, जो धन हमें प्राप्त हुआ, जो एसेट्स हमें प्राप्त हुए, उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ, उसके लिए ऑडिटिंग का प्रावधान है। नेक्स्ट स्लाइड प्रांजल। अब क्या क्या प्रोविजन है जो फाइनेंस और अकाउंट में होते हैं, तो उसमें सबसे पहले है आर्टिकल 24H, 243H। 243H में स्टेट को किसी भी राज्य का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो अपनी ओर से अपना टैक्सेस अपना कलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज लगा सकते हैं। कहीं टोल्स, कहीं ग्राम पंचायतों में जहां पर कोई रास्ता है वहां वो बैरियर लगा के टोल्स लगा सकते हैं, फीसें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो है ग्राम पंचायतों में होता है। इसके बाद आर्टिकल 243I आता है, जिसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राज्य वित्त आयोग जिसे हम कहते हैं, हर 5 साल में उसकी रिकमेंडेशन आती है और वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जितना भी % उनका रेवेन्यू आता है स्टेट का, उसका कुछ हिस्सा वो पंचायतों के साथ शेयर करते हैं। इन द सेंस, जैसे हम केरल की बात करें तो केरल में ये रेवेन्यू स्टेट जितना कलेक्शन करती हैं उसका 30 to 40% रेवेन्यू वो पंचायतों को देते हैं। इसी तरह अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो स्टेट्स हमारी कलेक्ट कर रही हैं रेवेन्यू, उसका 10 से 15% के बीच का रेवेन्यू ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 243J। इसमें स्टेट्स को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो उनके अकाउंट्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने अकाउंट को मेंटेन भी करें और उनका समय समय पर ऑडिट भी करें। चलिए नेक्स्ट। प्रांजल थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे दिखाएं आप, तो शेयर थोड़ी स्क्रीन अच्छे से दिखे पार्टिसिपेंट्स को। चलिए, ये जो है OSR का ग्राम पंचायत जो तेलंगाना है, जो अभी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ स्टेट तेलंगाना, तो उसकी एक OSR जो ग्राम पंचायत का ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसका एक चार्ट दे रखा है। तो इन्होंने जो है कुल 26 प्रकार के जो है टैक्स लगाए हैं। इनमें से जो 2 टैक्सेस हैं, शेल लेवी जहां पर लिखा है, ये वो टैक्स हैं जो मैंडेटरी है, मतलब इनको देना ही देना है, इनको स्किप नहीं किया जा सकता। वो हाउस टैक्स है, और एक और टैक्स है, जैसे ग्राम पंचायत में कोई लोग काम कुम करते हैं, कहीं मुर्गी पालन हो रहा है या किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, उसको बेच के जो उनको आमदनी मिलती है, तो उसको जो टैक्स पे करते हैं। तो शेल लेवी का मतलब है कि जो भी वो टैक्स कलेक्ट, जो भी टैक्स ग्राम पंचायत लगा रही है, ये मैंडेटरी है, ये लगाना ही लगाना है। और इसके बाद मे शेल लेवी के जो 24 टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस हैं जो ग्राम पंचायत लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती। तो कहने का मतलब ये है कि OSR अगर हमने अपना बढ़ाना है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो मैंडेटरी टैक्स हैं, जो कंपल्सरी टैक्सेस हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा अपने एक्ट में इम्पोज करें, ज्यादा से ज्यादा उनको, उन टैक्सेस को लगाएं, ताकि हमारे OSR में, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो हमारी स्वयं की आय है, उसमें वृद्धि हो सके। ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और हम फिर अंत में बात करते हैं पंचायती राज की सिस्टम की। तो ग्राम पंचायतें यूनियन गवर्नमेंट के बाद, स्टेट गवर्नमेंट के बाद, थर्ड गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। और वो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में तभी उससे मान्यता प्राप्त हो सकती है जब वो अपने स्वयं के आय के स्रोत जो है अपने डेवलप करती है, तभी वो जो है ग्राम पंचायत जो है सेल्फ गवर्नमेंट के क्षेत्र में कार्य कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्रांजल। इसकी नेक्स्ट, ये बता दिया हमने, इसके बाद बताएं 7th स्लाइड। हाँ, ये अब अंडमान और निकोबार का OSR है ग्राम पंचायत का। इसमें ग्राम पंचायत मे लेवी का, जैसे मैंने आपको बताया, शेल लेवी मतलब वो टैक्सेस हैं जो कंपल्सरी टैक्सेस हैं, जो सभी ग्राम पंचायत में जो सब लोग उस ग्राम पंचायत में रहते हैं उनको कंपल्सरी देने ही देने हैं। और मे लेवी वो टैक्सेस हैं जो ग्राम पंचायत जो है लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है, ग्राम पंचायत उसको फ्री है लगाने के लिए। ये ऐसे टैक्सेस है। तो अंडमान और निकोबार में जो है ग्राम पंचायत ने ऐसे टैक्स लगाए हैं कि वो उसके सेल्फ डिस्क्रेशन में होता है, वो चाहे तो लगाए और चाहे तो ना लगाए, चाहे तो कुछ टैक्सेस को लगाए, चाहे तो कुछ टैक्सेस को ना लगाए, चाहे तो अलग अलग ग्राम पंचायतों में उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, और उनके जो उनके एसेट्स हैं, जो संसाधन है, उनके अनुसार चुन के अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग टैक्सेस लगाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रांजल। अब आता है पार्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स। टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स वो है जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है इम्पोज बाय पंचायत, जो टैक्स जो है जो ग्राम पंचायतें लगाती हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए वो यूज कर सके, ऐसे जो है वो टैक्स होते हैं। इसमें हाउस टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, एनिमल टैक्स है। और जो ये टैक्स लगाया जाता है, टैक्स रेवेन्यू जो है, ये किसी भी सर्विस से लिंक्ड नहीं होते। सपोज जो ये टैक्सेस हैं, जैसे हाउस टैक्स है, उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, या व्हीकल टैक्स, जो ये कंपल्सरी टैक्सेस हैं, ये मैंडेटरी होते हैं जमा करने, और उनके बदले कोई पर्टिकुलर सर्विस, कोई पर्टिकुलर सर्विसेज इसके बदले में देना जो है कोई अनिवार्य नहीं है। वो किसी भी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी उससे प्राप्त आमदनी को कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब 3 टियर सिस्टम जो ग्राम पंचायत का है, 3 सिस्टम जो पंचायती राज का है, जिसमें हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की,
ब्लॉक पंचायत की और जिला पंचायत की, तो इसमें सबसे ज्यादा टैक्सेशन की अगर पावर है तो वो ग्राम पंचायतों के पास जो है सबसे ज्यादा जो है टैक्सेशन की पावर्स जो है प्राप्त है। और टैक्सेस के बारे में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि in this world nothing can be said to be certain except death and taxes। इस दुनिया में मृत्यु और टैक्स के अलावा कोई भी चीज सर्टेन नहीं, मतलब टैक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको अवॉइड नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, उसको देना कंपलसरी है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत महत्वपूर्ण प्रोवर्ब है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। चलिए नेक्स्ट प्रांजल। अब आता है नॉन टैक्स। अब ऐसे टैक्सेस जो ग्राम पंचायत जो है वसूल करती है और उसके हिसाब से वो जो है इंडिविजुअली जो है बेनिफिशियरी जो लाभान्वित लोग हैं उनको जो है सर्विसेज देती हैं। अब वो टैक्सेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वो फी हो सकती है। कोई सपोज हम कोई किसी ग्राम पंचायत में कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, कोई प्रमाण पत्र इशू कर रहे हैं, या कोई किसी चीज का लाइसेंस दे रहे हैं, या कोई और किसी चीज की परमिशन दे रहे हैं, तो ग्राम पंचायत, जैसे अभी आप सिटीजन चार्टर जब डिस्कस करेंगे तो बात आएगी, तो एक फिक्स जो है फीस उस पर लगा दी जाती है कि इस चीज के लिए, इस चीज की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत वालों को इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, और वो जो फी है वो OSR के रूप में ग्राम पंचायत में जमा हो। अब आता है दूसरा जो नॉन टैक्सेस में आता है, वो है यूजर चार्ज। यूजर चार्जेस वो चार्जेस हैं जो किसी चीज को हम यूज करते हैं, किसी चीज को हम कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राम पंचायतें लगाती हैं। जैसे जिन घरों में पानी ग्राम पंचायतों के द्वारा मुहैया किया जा रहा है, या सैनिटेशन की कोई व्यवस्था की जा रही है, या कहीं पर ग्राम पंचायतों के अंदर पार्किंग की जगहें हैं, तो क्योंकि जो लोग उसको यूज करेंगे वही लोग उसका पेमेंट करेंगे, अन्य लोग उनका पेमेंट नहीं करेंगे, जो लोग उसको यूज करेंगे सिर्फ वही लोग उसको पे करेंगे। अब अगला आता है इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। नॉन टैक्स में ही एक प्रोविजन है कि कई ग्राम पंचायत की ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, या कई लोगों ने बारात घर बना रखे हैं, कोई और भूमि है, कई जगहों पे तालाब होते हैं बड़ी जगहों पे, तो वो कई जगह की जो खेती करने के लिए या रेंट में जो है बारात घर या कोई और सार्वजनिक चीजों को जो है एक फिक्स चार्ज निर्धारित करता है, और इस ढंग की प्रॉपर्टी भी जो ग्राम पंचायतों की होती है उनको देकर उनसे भी टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। और ये सब नॉन टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो लोग इसको यूज करते हैं, इन सभी चीजों को, चाहे वो फीस है, यूजर चार्जेस है, इनकम है, वो उन्हीं लोगों से वसूल किया जाता है जो लोग इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं असाइन्ड रेवेन्यूज। ये वो इनकम है जो ग्राम पंचायतें, जो स्टेट जो है अपने जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग टाइप से जो है अपना टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और उसका कुछ हिस्सा जो है पंचायतों को दिया जाता है। असाइन्ड रेवेन्यूज वो रेवेन्यूज हैं जिनको हम जैसे राज्य वित्त से जो हमें पैसा मिलता है या अन्य पैसा जो मिलता है वो असाइन्ड रेवेन्यूज की कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ से होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लेती है, जैसे सरचार्ज ऑन स्टैंप ड्यूटी। कहीं पर कोई किसी चीज में कोई स्टैंप ड्यूटी लग रही है, तो उसपे जो चार्ज है, सपोज किसी चीज का कीमत 10 रुपए है, तो उसमें 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिया जा रहा है, सरचार्ज लगाया जा रहा है। टैक्स ऑन टैक्सेस, टैक्सेस पर भी जो टैक्स लगाया जाता है उसे सरचार्ज कहते हैं। या जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कि जैसे 50 यूनिट तक आप 2 रुपया पर यूनिट देंगे, लेकिन जैसे आपका 50 यूनिट कंप्लीट हो रही है तो उस पर सरचार्ज पड़ेगा, वो जो है 6 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, ऐसा जो चीजें होती हैं उसको सरचार्ज करते हैं। अब सेस लैंड रेवेन्यू, सेस भी एक प्रकार का रेवेन्यू है। जैसे ये एक फिक्स टाइप का सेस है, जो सेस जो है एक फिक्स टाइप का टैक्स होता है। जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ लीकर सेस की व्यवस्था है। लीकर सेस की अगर हम बात करें कि अगर वहां से कोई लीकर अगर खरीदी जाती है जिसकी कीमत 100 रुपए है, तो वो हर लीकर की बोतल में 2 रुपए सेस उन्होंने निर्धारित कर रखा है, जिसमें 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 1 रुपया ग्राम पंचायतों को वो लोग देते हैं। तो ये हो गया सेस रेवेन्यू। अब है
टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स भी जैसे जो कई लोग जैसे जो सीए की कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, या कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिस पर भी टैक्स अलग से दिए जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई प्रोविजन करती है, उन टैक्सेस का भी एक हिस्सा जो है पंचायतों को जाता है। अब है एंटरटेनमेंट से टैक्स, जैसे आप पिक्चर हॉल जाते हैं या कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई ऐसे शोज में जाते हैं, तो वो जैसे टिकट अगर कोई चीज आप 100 रुपए का लेता है तो उसमें पता चला 10 या 15 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं, वो एंटरटेनमेंट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो ये वो टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट फिर इसको पंचायतों को उसका एक हिस्सा देती है। नेक्स्ट, सरचार्ज हमने आपको बता दिया, सेस बता दिया। अब ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी वो टाइप का टैक्स है जो किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं लगता, वो पूरी कम्युनिटी पे एक साथ लगता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रादर देन ऑन इंडिविजुअल, कॉमोडिटीज पे लगता है। सपोज कहीं पर कोई कॉमोडिटी है, कोई मछुआरों का एक समूह रहता है और वो किसी एरिया में जो है उसको फिशिंग के लिए अगर जाना है तो पूरी कम्युनिटी पे लगता है, वो पर पर्सन पे न लगता। ड्यूटी एक कम्युनिटी टैक्स है जो एक पूरी कम्युनिटी पे लगता है। ऐसे ही टोल है, कई जगह जो पंचायतें हैं अपना जो है रास्तों पे टोल लगा देती हैं ताकि उनकी रोड्स को या उनके रास्तों को आप यूज करें, तो उसका जो है टोल उनको देकर फिर आगे जाना पड़ता है। ऐसे ही फाइन्स होते हैं, कई पेनल्टी, सपोज आप कोरोना में देख रहे होंगे, अगर आप मास्क ना लगाएं तो उसमें पेनल्टीज जो है वसूली जाती हैं। इवन हम देख रहे थे केरल और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कई ऐसी ग्राम पंचायतें, उन्होंने अपने पंचायतों में भी ऐसी पेनल्टीज कर रखी है कि अगर कोरोना काल में आप कहीं निकल रहे हैं, आप पर आपने मास्क नहीं लगाया तो वो पेनल्टीज उस पे उन्होंने लगाई हैं। और भी कोई पेनल्टीज कि अगर आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, आप लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो फाइन्स के रूप में आपको टैक्स मिलता है। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड। ग्रांट ये वो रेवेन्यू है, एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा असाइंड रेवेन्यूज, अब हम दूसरे में जा रहे हैं ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड जिसको हम कहते हैं कि जैसे जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, हायर गवर्नमेंट से लोअर गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उसे ग्रांट इन एड कहते हैं। और इसके दो कैटेगरीज हैं, एक है अनटाइड ग्रांट और एक है टाइड ग्रांट। अनटाइड ग्रांट जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कहीं पर भी जरूरत के हिसाब से जनरल पर्पस के लिए कहीं पर भी यूज हो जाता है ये ग्रांट। और जैसे इसके अंदर आप जैसे कोई जैसे ग्राम पंचायतों ने गौरव पुरस्कार, नानाजी देशमुख पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हैं, उनके अवार्ड जो आते हैं वो भी अनटाइड ग्रांट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इंसेंटिव ग्रांट्स हैं, सपोज किसी ने स्वच्छ भारत मिशन में अच्छा काम किया तो उपहार स्वरूप जो इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में उन्हें जो ग्रांट्स मिलते हैं वो भी अनटाइड ग्रांट के रूप में आते हैं। अब टाइड ग्रांट वो होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, उन ग्रांट्स को आप इधर उधर यूज नहीं कर सकते, बस वो वही यूज होंगे जिस पर्पस से वो आए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, और भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिस काम के लिए वो पैसा आया, सिर्फ वो ग्रांट वहीं पर यूज होती है। नेक्स्ट, तो 3 टाइप से रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में हम कहाँ से रेवेन्यू लेते हैं। पहला था असाइंड रेवेन्यू, दूसरा है ग्रांट इन एड, अब है फिर हम तीसरा आता है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो हम अपना रेवेन्यू जो है अपनी ग्राम पंचायत से अपना रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक हमारा रेवेन्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें क्या होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसमें क्या होता है कि जैसे एसेस ऑल टैक्सेस एंड नॉन टैक्स इशू डिमांड नोटिस टू रिस्पेक्टेड टैक्स पेयर। सपोज कोई हमने कहीं पर हाउस टैक्स लगाया, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने पूरी ग्राम पंचायत में 5 या 10 रुपए सब जगह सब लोगों को एक साथ ही लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसमें वो कह रहा है कि आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी का छोटा घर है, किसी की झोपड़ी है, कच्चा घर है, तो उसको मिनिमम टैक्स लगाना पड़ेगा। वहीं किसी का 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, ज्यादा बड़ा मकान है, तो उसको उस हिसाब से टैक्सेस लगाने चाहिए, तभी हम अपना जो है सही से कलेक्शन कर पाएंगे। तो असेसमेंट करना पड़ेगा, जो भी हम टैक्सेस लगा रहे हैं उसका असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो नॉन टैक्सेस हैं, चाहे वो यूजर चार्ज है, सर्च चार्ज है, फीसेस है, उसका असेसमेंट करके कि इस चीज का टैक्स इतना होना चाहिए।
उसका एक मिनिमम देख के कि हर व्यक्ति उस पैसे को दे पाए, उसको देख के उसका असेसमेंट करके तभी टैक्सेस का निर्धारण करना चाहिए। और उसके बाद हमें एक डिमांड रजिस्टर भी बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि उस डिमांड रजिस्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो है टैक्स कलेक्शन की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। नेक्स्ट, अब देखिए ये ओएसआर कलेक्शन है, ये ओएसआर कलेक्शन है केरल में, आप देख रहे होंगे 550 करोड़, 5550 करोड़ जो है यहाँ पर का ओएसआर है। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, जितने साउथ के स्टेट्स हैं इनका ओएसआर जो है इतना है। हिमाचल प्रदेश जो हमारा बिल्कुल बगल का राज्य है, इसमें भी 18 करोड़ रुपए ओएसआर ये अपने ग्राम पंचायतों से कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारा उत्तराखंड तो अभी कहीं पर इस स्थिति में कहीं आ ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि हमें भी अपनी पंचायतों को सशक्त करना है, तो ओएसआर आय के स्वयं जो स्रोत हैं उनको कलेक्शन में जो है उनके कलेक्शन के लिए जो है मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, तभी हमारी ग्राम पंचायतें अच्छा कर पाएंगी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि लो ओएसआर, रीजंस फॉर लो ओएसआर, ओएसआर कम कलेक्ट क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि पंचायत डू नॉट एक्सरसाइज द टैक्सेशन पावर। पंचायत जो है कई सालों से अगर पंचायत टैक्स कहीं पर 5 रुपए लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है, तो वही जो है रजिस्ट्रों में भर लिया और उसको रिवाइज ही नहीं करती कि आज वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायतों में कितने मकान हो गए, किसकी क्या पोजीशन है, कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग अलग हो गए हैं। जैसे अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो हमारे गांव में बहुत राशन कार्ड होंगे, हर परिवार कहता है कि नहीं मेरा बेटा मेरे परिवार के साथ तो रहता ही नहीं, वो तो अलग रहता है। तो मतलब उसका अलग से उसको ओएसआर भी अगर आप हाउस टैक्स में ले रहे हैं तो उसको अलग से बॉडी लिया जाना चाहिए। जहां एक तरफ हम अन्य सुविधाओं की बात करें, जनरली अगर हम राशन कार्ड ही की बात करें तो वो तो संख्या बहुत है, लेकिन जहां पर हम हाउस टैक्स जो एक कॉमन टैक्स हम उत्तराखंड में लगा रहे हैं उसमें जो है वो बिल्कुल नगण्य है वो स्थिति, और उसको हमने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया। दूसरा है पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिटिव टू पे टैक्सेस। जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपना दायित्व नहीं निभाते और टैक्सेस को जमा नहीं करते। अब वो टैक्सेस को जमा क्यों नहीं करते वो आगे बताते हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स इन द विलेज, ग्राम पंचायतों में कई बार ऐसा होता है कि सरपंच जो है किसी अन्य पार्टी के हैं और इलेक्टिव मेंबर्स किसी और पार्टी के हैं, ब्लॉक के लिए चुने सदस्य किसी और पार्टी के हैं, तो एक पॉलिटिकल सा डिवीजन होता है कि एक जना कहता है कि नहीं भाई मेरे को तो अपनी पार्टी के लिए वोट चाहिए इसलिए मैं तो इनको सपोर्ट करूंगा, नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा कहेगा कि नहीं ये नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉलिटिकल जो डिविजन है ये भी ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है। पांचवा है सरपंच डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन टैक्स क्लेसेस। जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं कई जगह वो लोग भी अपने पॉलिटिकल विल के कारण जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पांचवा है इनसफिशिएंट कलेक्शन स्टाफ। हम लोगों के पास कलेक्शन स्टाफ जो है ग्राम पंचायतों में जो है जो ओएसआर को जो टैक्सेस को कलेक्ट कर पाए, बहुत स्टाफ की कमी है, ये भी एक कारण है कि हमारा जो हो ओएसआर जो है कम कलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये सजेशन हो सकता है कि जो हमारे एसएचजीज हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, वॉलंटियर्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए ये रेवेन्यू कलेक्शन में हमारी हेल्प कर पाए। अब हमने दूसरे में कहा था कि जो लोग हैं वो टैक्स कलेक्शन में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं? पुअर सर्विसेज डिलीवर टू द रेजिडेंट। हम भी जो सर्विसेज उनको दे पा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे मतलब हम पैसा तब दें जब हमें सर्विसेज मिले। अच्छी सर्विसेज अगर हम देंगे तो निश्चित तौर पे लोग भी हमारे प्रति जागरूकता दिखाएंगे और हमें अच्छे से टैक्स हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो सर्विसेज और टैक्सेज जो है वो साइड बाय साइड है। अच्छे टैक्स अगर लेना है तो उसके बदले में अच्छी सर्विसेज भी हमें देनी पड़ेगी। पंचायत घर हमेशा खुले रहें, कर्मचारी उसमें उपस्थित हों, टाइम पर जो भी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जो भी प्रमाण पत्र, अब तो सीएससी सेंटर्स हैं जो ऑनलाइन जो भी प्रमाण पत्र या जो लोग आते हैं जो सर्विसेज की डिमांड करते हैं वो समय तय सीमा के अंतर्गत उनको हम दें। नेक्स्ट,
अब हमें पंचायतों को क्या करना चाहिए कि टैक्स बढ़े, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए कि टैक्स कलेक्शन में मतलब सपोज जैसे हम लोग इलेक्शन के टाइम हम लोग करते हैं कि एक एनओसी जो है प्रधानों से, इलेक्टिव मेंबर्स से मांगते हैं कि भैया आप पहले एनओसी दें, तभी आप एलिजिबल होंगे, कि आपके पास कोई ड्यूज नहीं है ग्राम पंचायत का, तभी आप इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस ढंग के स्ट्रॉन्ग रूल सिर्फ 5 साल के लिए सिर्फ इलेक्शन लड़ने वालों पर ही नहीं है, इस तरफ के रूल सभी जो ग्राम पंचायत में रहने वाले हर व्यक्ति पर इम्पोज हो, कि उनको लोग टैक्स कलेक्शन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है हम लोग काम करें समय समय पर। जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज टैक्स कलेक्शन वीक, एक होता है ना कि एक सप्ताह हम मनाते हैं, कि जैसे अब कोई महोत्सव मनाते हैं, कोई सप्ताह मनाते हैं, जैसे आप पिथौरागढ़ में रह रहे हैं या कहीं देहरादून में रह रहे हैं या हरिद्वार में रहे हैं या पौड़ी कहीं भी आप रह रहे हैं, तो एक स्पेशल वीक होते हैं कि आप इन दिनों में आप टैक्स कलेक्शन आप करें तो आपको 2% का डिबेट दिया जाएगा या 1% का डिबेट दिया जाएगा, और आपको ये एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाएंगी, या जो पूर्व में आपने के जो टैक्सेस बचे हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। इसे लुभावनी जो घोषणाएं होती हैं या जो लुभावनी स्कीम्स हैं, ऐसी लाकर भी हम जो है कलेक्शन वीक्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं कि टैक्स पे वालों को हम रिमाइंड कर सकें कि भैया अब टाइम हो गया, आप जो है टैक्स पे करिए टाइम पर। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं कि ओएसआर जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वही है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम तभी करेंगे जब हमारी पंचायतें अपना जो है स्वयं के स्रोत जो है, स्वयं आय के स्रोत जो है डेवलप करेंगी, तभी वो सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। और जो भी जैसे जो भी ओएसआर अगर हम जमा करते हैं, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो जो लोग अगर खुद पैसा जमा करते हैं तो उनका ग्राम सभाओं में इंटरेस्ट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा की मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं कि हम लोगों ने पैसा दिया, आखिर देखें कि इस पैसे का यूटिलाइज ग्राम सभा कहाँ पर कर रही है। वो एक पारदर्शिता आती है गाँव के कामों में। तो ऐसे ही अगर कई गाँवों के हम एग्जाम्पल दें तो राजस्थान का एक गाँव, दूनी गाँव की मैं बात करूंगी, उन्होंने अपना ओएसआर जो है कहा कि जिन जिन घरों में सिंगल चाइल्ड है, एक अकेला बच्चा है या गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां हैं, उनके इंटर तक की शिक्षा का वहन जो है ग्राम पंचायतें करेंगी। तो कहने का मतलब इस ढंग की कोई भी एक्टिविटी हम चुन सकते हैं जो ग्राम पंचायत की नीड्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, और उसका यूटिलाइज हम ओएसआर का उस टाइप की योजनाओं में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमने आपको 3 प्रकार के फंड बता दिए, असाइन फंड, ग्रांट फंड और गांव पंचायत का अपना ओएसआर से इनकम। 3 टाइप से हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकेंड, नेक्स्ट, अब आता है पंचायत बजट। अब जो महत्वपूर्ण प्लानिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, हम अब बात करेंगे पंचायत के बजट की। अब बजट क्या है? बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो हम पहले से जो एक पेपर तैयार करते हैं, उसमें बजट के रूप में उसको हम लेते हैं। उसमें जो है क्या हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेंगे, कहाँ से हमारा पैसा आएगा, कहाँ से हमारे ग्रांट्स आएंगे, कहाँ हमारा एक्सपेंडिचर होगा, आय और व्यय की जो हम बात करते हैं, ऐसे हम जो है पंचायत के बजट को बनाते हैं कि कहाँ से हमारी आय आएगी, कहाँ से व्यय आएगा। जनरली जैसे हम बजट बनाते हैं तो पिछली बार का जो बजट है उससे 5% जो है ऊपर जो है बजट जो है हमारा बनता है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जो जैसे आप देखेंगे कि स्टेट का बजट हो चाहे वो सेंट्रल का बजट हो, तो वो लोग जो है डिफिशिट बजट भी बना लेते हैं। डिफिशिट बजट की अगर हम बात करें, वो बजट की उनकी जो आय है वो व्यय ज्यादा है और आय जो है कम होती है, तो डिफिशिट बजट भी उन लोगों का बन जाता है। लेकिन ग्राम पंचायतों का जो बजट बनता है वो कभी भी डिफिशिट बजट नहीं हो सकता, यानी आय से ज्यादा व्यय नहीं हो सकता। व्यय को आय से कम ही हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है बजट हो नहीं सकता।
आय से ज्यादा व्यय नहीं हो सकता, यानी कि हम डिफिसिट बजट हम लोग नहीं बना सकते। नेक्स्ट, अब ये तेलंगाना का ये बता रहा है कि वहां पर जब बजट प्रिपरेशन होती है तो वहां पर क्या क्या उन लोगों ने क्या क्या जो है उन्होंने जो है क्या क्या एक्सरसाइज उन लोगों ने करते हैं और बजट में क्या क्या उन्होंने प्रोविजन रखे हैं, ये एक बता रखा है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बजट का जो प्रिपरेशन है मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब इसको करना ही करना है, बिना बजट को प्रिपेयर किए हम जो है पंचायतें जो है अपने पैसे को स्पेंड नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती, इसलिए बजट बनाना अनिवार्य होता है। बजट बनने के बाद ही ग्राम पंचायतें ऑथराइज्ड होती हैं कि वो अपने पैसे को खर्च कर सके। नेक्स्ट, अब बजट मेकिंग प्रोसीजर ये कह रहा है कि एक फॉर्म होता है, उसमें मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम में इसके पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए अब हम बताएं इस पर कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सपोज हमने पंचायत घर की मरम्मत करनी है, तो ये क्या है, मरम्मत कार्य है, पुनर्निर्माण कार्य है। ये जो कार्य जो ऑलरेडी एसेट जो परिसंपत्तियां गांव पंचायत में है उनकी जो मरम्मत करनी है वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, उनकी रिसिप्ट्स वगैरह जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएंगी। और अगर सपोज हमने कोई नया पंचायत घर नव निर्माण अगर कहीं पर वो चीज जो नहीं बन रही है, जो पहली बार ग्राम पंचायत में किसी का सृजन हम कर रहे हैं, वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका खर्चा आएगा और उसकी जो भी फाइलिंग होगी वो कैपिटल रिसिप्ट्स वाले पोर्शन में उसकी जो है फाइलिंग जो है की जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा ये नहीं उससे पहले ही दिखाया। हाँ ये देखिए इसको जूम हो रहा है प्रांजल, ये वाला पेपर प्रांजल, ये वाली स्लाइड हल्का जूम करके देखिए। चलो इसका ऊपर पार्ट ही अगर जूम हो जाए, हाँ जो इसके पार्ट हैं, देखिए ये ग्राम पंचायत का एक बजट का पार्ट है कि क्या इसमें हमने पर्टिकुलर्स ले रखे हैं, फिर इसमें एक्चुअल फॉर द प्रीवियस ईयर में क्या बजट था और अब अपने करंट में क्या बजट लिया है, अब पिछली बार हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ, इस बार कितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये उसका फाइनेंशियल ईयर का एक प्रारूप जो है, ये एक तेलंगाना का प्रारूप है कि क्या क्या उन्होंने उसमें पर्टिकुलर्स लिए हैं कि क्या क्या पैसा होगा, क्या क्या उनके एक्सपेंडिचर होंगे, क्या क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन से काम होंगे। तो ये एक जो है बजट का प्रारूप वहां का ये दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट, अब हमें बजट साइकिल की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष हम अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो है जीपीडीपी हम लोग बनाते हैं। तो जीपीडीपी के दौरान ही कई जगह जो है बजट को भी बीच में शामिल किया जाता है, बजट भी उसी का एक हिस्सा होता है। और उस बजट को जैसे अगर हमने 31 दिसंबर तक वो बजट अगर हमने बना लिया तो फिर उसको कई बार बीडीओज के वहां कई स्टेट्स में फिर डीपीआरओज के वहां उनको भेजा जाता है, फाइनली देखा जाता है और फिर फरवरी तक उसको जो है बजट को फरवरी मार्च तक कंप्लीट किया जाता है। और इसी तरह फिर 1 अप्रैल जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है और बजट साइकिल जो है नेक्स्ट ईयर की हमारी फरवरी मार्च तक जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो उससे पूर्व का बजट होता है, यदि हमारे पास फरवरी मार्च तक अगर कोई बजट बचता है और अगर हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो वो बजट हमें सरेंडर भी करना पड़ता है, उसे हम नेक्स्ट ईयर जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और उसको
में यूज कर लेते हैं। जो हम यूसी देते हैं, उपभोग प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रमाण पत्र देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा प्राप्त था और इतना पैसा हमने जो है उपभोग कर लिया है। तो एक यूसी सर्टिफिकेट आप जानते हैं ये जारी होता है और फिर गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट, ये भी तेलंगाना का ही है, ये बजट का ड्राफ्ट। ये आप देखें कि कैसे वो 1 अक्टूबर से इन्होंने आउटलाइन बजट की तैयार की, फिर 15 अक्टूबर तक उसको ग्राम पंचायत में उसका डिस्कशन हुआ, फिर 1 नवंबर तक उन्होंने ड्राफ्टिंग की बजट की, फिर 5 नवंबर तक उस बजट को उन्होंने पब्लिक जो लोग हैं ग्राम सभा के उनको सर्कुलेट किया सजेशंस के लिए कि इसमें कुछ और सजेशंस उनके मांगे। ऐसे ही एक कॉपी उन्होंने बीडीओ को भेजी, डीपीआरओ को भेजी। तो 5 नवंबर तक इन्होंने ये काम कर लिया और फिर उन्होंने 30 नवंबर तक वो लोग जो है ग्राम पंचायत में फाइनल बजट उनका जो है 30 नवंबर तक उनका फाइनल बजट जो है तैयार हो गया। नेक्स्ट, फिर जो है 31 दिसंबर को वो लोग जो है फाइनल जो ड्राफ्ट बजट है 31 दिसंबर तक वो लोग ग्राम सभा, इससे पहले पहले, ये लास्ट डेट में बता रही हूँ जो भी बता रही हूँ, 31 दिसंबर तक वो ग्राम सभा के सामने लाके फाइनल बजट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और फिर जो है 20 नवंबर तक जो है ये जो फाइनलाइज जो इनका बजट है, फाइनल ड्राफ्ट तो 31 दिसंबर तक बन गया। 20 फरवरी तक ये लोग जो है इस बजट को अडॉप्ट कर लेते हैं और 1 मार्च तक जो है अप्रूव्ड जो बजट की कॉपी है इसको जो है बीडीओज और डीपीआरओ को इनके द्वारा भेजी जाती। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस इन बजट फॉर्मुलेशन। जब हम बजट बनाएं तो कई प्रिकॉशंस हमें लेने रखने चाहिए। सपोज हम किसी ग्राम पंचायत की बात करें कि हमें पता है कि पिछले वर्ष वहां पर हमारे पास राज्य वित्त या केंद्रीय वित्त या ओएसआर से किसी एक मद से 10 लाख रुपए का प्रोविजन है, तो हम उसे 5% तक उसमें बढ़ा सकते हैं जो बजटिंग का प्रोविजन है। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कहीं हमारे पास पिछली बार 10 लाख का प्रोविजन है तो उसको हम जो है 30 लाख का बजट बनाने लगे। मतलब जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। उस हिसाब से जो फॉर्मुलेशन है बजट का रियलिस्टिक होना चाहिए। मिनिमम वर्किंग बैलेंस 5% जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, जो पिछली बार जो हमारा बजट है सिर्फ 5% उससे बढ़ा के बनाए, उससे ज्यादा नहीं। वो ये है कि हम लोग ये प्रोविजन बनाए। कई ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं जो अपने पहाड़ों में तो नहीं, केरल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वो ग्राम पंचायतों जो है अपनी ग्राम पंचायतों के लिए जो है लोन्स वगैरह भी लेती हैं। तो ऐसे जो बजट हो तो उसमें जो रिफंड हो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हैं, जो अनयूटिलाइज, ये तो हमारे वहां भी होता है, जो हमारा फंड रह गया उनकी वापसी का भी प्रोविजन इस बजट में होना चाहिए। नेक्स्ट, बजट एक्सक्यूशन एंड कंट्रोल। अब ये कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी काम हमने बजट के दौरान लिए हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड के होने चाहिए। जैसे किसी वित्तीय वर्ष में हमने कोई काम किया तो उस वित्तीय वर्ष में उसको जो है खत्म होने का एक फिक्स पीरियड में जो है उसके मोबिलाइजेशन का काम हो। जो भी हम एक्सपेंडिचर उसमें खर्च करें उससे पहले हमें सैंक्शन लेना चाहिए। सपोज हमने किसी कार्य के लिए कोई काम शुरू करना है, उससे पहले जो है हमारे एस्टिमेट पास होने चाहिए। काम करने से पहले हमारे एस्टिमेट जो काम जो है उससे पहले हमें अपने जो भी हमारे एस्टिमेट्स हैं वो हमें पास करवाने चाहिए। सपोज बजट में अगर प्रावधान नहीं है तो जो भी बजट में प्रावधान है, जो भी किसी एस्टिमेट में प्रावधान है, किसी कार्य विशेष की हम बात कर रहे हैं, तो बस उतना ही उस पे खर्चा हो, उस काम से कहीं और पर वो खर्चा ना किया जाए। कोई एक्स्ट्रा मद जो है, जिस मद में जो चीजें लिखी गई उस मद का ही उपयोग किया जाए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा उस पैसों से ना किया जाए। जो एक पर्पस के लिए जो बजट है, द बजट प्रोवाइडेड फॉर वन पर्पस इज नॉट यूटिलाइज बाय एनी अदर पर्पस। जो एक पर्पस के लिए अगर कोई बजट में हमने लिखा है तो ये ऐसा नहीं कि उस बजट को हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, उसको वहीं पर खर्च करना चाहिए।
अच्छा, इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं जो किसी बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। वो है 3 E's की पॉलिसी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था के लिए फ्रेंडली हो, इफिशिएंसी जो जिसमें पूरी दक्षता हो, और इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावी रूप से, प्रभावशीलता। तो कोई भी बजट तब हम एग्जीक्यूट करेंगे जहां 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ई होंगे, यानी इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बजट जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम उसका उपभोग जो है 31 मार्च से पहले नहीं कर पाए, किसी ग्राम पंचायत में कहीं पर ये बजट का प्रोविजन हर जगह लागू है, चाहे हम अपने ऑफिसेस की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कहीं पर भी अगर 31 मार्च तक अगर हम उस बजट का उपयोग नहीं कर पाए, उपभोग नहीं कर पाए, तो वो हमें जो है वो लैप्स हो जाता है और वो पैसा हमें जो है वापस जो है भेजा जाता है। जो भी संबंधित जहां से हमें वो पैसा आया आया होता है, उसी को हमने वापस भेजना होता है। तो कोई भी अकाउंट जो है हमारा जो है, कोई भी जो अकाउंट है 1 अप्रैल के बाद पूर्व के जो हमारे पास जो बजट है उसको शो नहीं करना चाहिए। वो पैसा हमें जो है या तो उपयोग कर लेना चाहिए, उसका उपभोग करना लेना चाहिए, या संबंधित विभाग को वापस कर देना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो, जो डीपीआरओज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मैडम, आवाज आ रही है। डीपीआरओ अच्छा देहरादून। चलिए, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, आपके वहां जैसा हमने इतना बोल दिया, अब हम सोच रहे थे कि हमारे जो है हमारे क्योंकि बाकी वीपीडीओ डीपीएम वगैरह जो हैं शायद वेबकास्ट से जुड़े हैं, वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर बोलने के नहीं पाएंगे शायद, तो इसलिए मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर कि आप लोगों के वहाँ ये ग्राम पंचायतों में बजट मेकिंग और ये सब चीजें हो रही होंगी ना, जो अभी तक हमने बताया? हाँ जी 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 जी, ये चलता है। ओके। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू। जी मैम जरा इसमें कुछ क्वारी है। कौन है बता? हेलो, हाँ, कौन ये बोल रहे हैं? बोल रहे हैं शोभन सिंह रावत जी। हाँ बताएं राव जी, क्या हुआ? मैम जो आपने ऑन रिसोर्स की बात की है, ऑन रिसोर्स की बात हाँ। की है आप, हम्म। तो जो हम ऑन रिसोर्स का जो हमारा वो है, तो ये हम किस धारा और किस एक्ट के तहत जो है वो उसके उसमें टैक्सेस लगा सकते हैं? ये तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया है, 243 I से लेके एस तक वो सारी चीजें बताई है ना आपको मैम उसके कि मैं जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हर स्टेट का अपना एक्ट होता है ना, उसमें कोई प्रोविजन होगा ना। हाँ, 73 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं आप? 73 अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत राज। अभी तक रावत जी आप ये बताइए कि आपने अभी तक किस एक्ट के उसे, क्या आप देहरादून में ये ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने कहीं पर कलेक्ट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह है मैम। हाँ, कहाँ पर किया है बताएं? बहुत जगह है। हाँ बताएं, किस एक्ट के थ्रू आप अभी तक कर रहे हैं, ये बताएं। हम धारा 46 के अंतर्गत कर रहे हैं। हाँ तो फिर, तो अगर आप इस पे कर रहे हैं, फिर भी उसमें ग्राम पंचायतों में कौन सा, जैसे हमने बताया कि आप टैक्सेस का असेसमेंट जो आप लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने की हैं? बिल्कुल जैसे हम लोग बिल्कुल। कहीं नहीं, आजकल तो पोर्टल में जीपीडीपी में सारी ग्राम पंचायतें जो हैं ओपन हैं, ये धारा सारा कुछ 46 दिख है रहा है। और देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो भी हम लोग जो अपने लोकल लेवल पे, जो भी, जरूरी नहीं कि हम हाउस ही टैक्स लगाएं, जो भी टैक्सेस हमारे वहाँ एप्लीकेबल हैं हम लोग लगाते हैं, उसके बाद क्या हम उसका असेसमेंट सही ढंग से कर रहे हैं? क्या उसका कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है? वो 40 धारा 46 में मैम सारा दे रखा है किस किस पे टैक्स टैक्स लगाना है, क्या अरे लगाना सर, है। दे रखा है, आप बात कर रहे हैं, उसी का इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा, तभी तो हमारा उत्तराखंड राज्य में आपसे बार बार यही तो कह रही हूँ। टैक्सेस तो धाराओं में आप बता रहे हैं कि प्रोविजन सब चीजों का है, क्या प्रोविजन को हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं? बात यहाँ पर आ रही है ना। आपको मैंने दिखाया कि सारे स्टेट्स का, इवन जो सारे राज्यों का जब डिस्प्ले होता है, तो उत्तराखंड वहां पर कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर रहा, जबकि हमारे साथ ही हिमाचल प्रदेश जो है 18 करोड़ रुपए जो है पर ईयर वहां पर जो OSR से उनकी इनकम है।
कहने का मतलब है कि अगर हमने अपनी पंचायतों को सशक्त बनाना है तो हमको अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलके, अपने कर्मचारियों के साथ मिलके कोई वैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। टैक्स असेसमेंट में, टैक्स कलेक्शन में जो है इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाना होगा। ठीक है ना रावत जी, आप तो बड़े पुराने और आप सब चीजों के जानकार हैं, ठीक है ना, आपको इन सब चीजों का बहुत अच्छा सा ज्ञान है। तो हमारा ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हम ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग सही ले ली, लेकिन वो जो है फील्ड पे अभी कहीं पर भी दिख नहीं रहा। अभी क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी इस जगह पे जुड़े तो हैं, बट वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनसे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रही हूँ। और हम चाहेंगे कि वो अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो हैं वो चैट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि हम नेक्स्ट सेक्शन में, आज तो शायद टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट सेक्शन में जो है उन क्वेरीज को हम लोग है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैम चलिए हमारी अब हरिद्वार में कुछ पंचायतें हैं, हम उनका उदाहरण भी दे सकते हैं। हमारी टीम जिले की एक पंचायत है, हम उनका उदाहरण दे सकते हैं। और हम पिकनिक स्पॉट वगैरह डेवलप कर सकते हैं। कई जगह मच्छी के तालाब है, हरिद्वार में हो रहा काम। हमारे बिल्कुल टीम सर में करते हैं, वो हम देख भी रहे थे कि उस दिन सर ने डाला भी था कि अगर उदाहरण ऐसी देने के प्रैक्टिसेस, लिए अथाह अपने स्कूल को संभावना भी- है, जी अथाह जी संभावना है। हमारे उत्तराखंड में जो आप फिशरीज की बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं, आप जो चार धाम यात्रा के आसपास के गांव हैं, या जो हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जो दार्शनिक स्थल हैं, लेकिन बात है इच्छा शक्ति की, बात है कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी और हमारे डीपीआरओ, वीपीडीओ सभी लोगों को मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी धीरे धीरे, जैसे अभी हो रही है शुरुआत। जो आप बता रहे हैं कि गांव में वहाँ पार्किंग से और कितना, वो जो सर ने परसों ही डाला था, वो हम भी देख रहे थे। तो ऐसे ही 7,791 हमारी पूरी ग्राम पंचायतें हैं। 5-10 ग्राम पंचायतों में ऐसा कार्य होने से ही जो है ओएसआर पूरे उत्तराखंड का नहीं बढ़ेगा। कोशिश होनी चाहिए कि 7,791 में ये प्रैक्टिसेस जो है हम फॉलो अप करें। हम कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, आपके वहाँ तो कई अवार्ड विनिंग पंचायतें हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रधान आपके वहाँ हैं, कई अच्छी ग्राम पंचायतें इस पे काम कर रही हैं। तो इसमें जो है, इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए जो है आय के स्वयं के जो स्रोत हैं वो जरूर उन स्रोतों में जो वृद्धि करें, तभी वो जो है सशक्त जो है सेल्फ गवर्नमेंट की भूमिकाएं हमारी ग्राम पंचायतें निभा पाए। चलिए अब नेक्स्ट है पंचायत अकाउंटिंग। हमने पहले बात की मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, फिर हमने बात की प्लानिंग की बात की, फिर हमने बजटिंग की बात की। अब नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग, कि हमारा बजट भी हमको मिल गया, अब अकाउंटिंग उसकी कैसी होनी है, क्या होनी है, कैसे उसका रखरखाव करना है, वो जो है अकाउंटिंग का हमारा सेशन है। तो इसमें हम बात करते हैं कि ई ग्राम स्वराज की, हम जब बात करते हैं ई ग्राम स्वराज मॉड्यूल की बात करते हैं, तो आज से 2020 से पहले जो है हमारे कई यूनिफाइड पोर्टल्स है, 11-12 पोर्टल्स पे हम लोग काम कर रहे थे। तो हमारे जो डीपीएम्स थे, हमारे जो बीडीओस वीपीडीओस थे, उन लोगों को समझने में, उन चीजों के रखरखाव करने में मुश्किल आती थी। तो एक जो है ई ग्राम स्वराज जो मॉड्यूल है, ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, ये एक सिंगल पोर्टल है जिसपे जो है सारी जो है अकाउंटिंग का काम जो है इस अकेले पोर्टल में हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट, ये जूम हो रहा है प्रांजल, स्लाइड्स जूम नहीं हो रही। मैम ये विजिबल प्रॉपर है स्क्रीन में ना? अच्छा स्क्रीन में है विजिबल, ओके ठीक है। चलो अब ये जो ई ग्राम स्वराज मॉड्यूल है, इसमें देखिए पहले तो जीपी का प्रोफाइल है। जब आप लोग इसे खोलते होंगे तो आपको पता होगा कि ग्राम प्रधान से लेके जो वहाँ के कर्मचारी हैं, सबकी प्रोफाइल उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें आपको मिल जाती है। फिर पंचायत की प्लानिंग रहती है कि जीपीडीपी में क्या क्या आपने रखा है, क्या चीजें हैं।
फिर तीसरे में आपके फिजिकल प्रोसेस की क्या आपकी एक्टिविटीज कहाँ प्रोसेस हो रही है। फिर फाइनेंशियल जो प्रोसेस है कि कहाँ आपने जो आपकी रिसिप्ट्स हैं, क्या क्या आपके जो बिल वाउचर्स हैं, कहाँ आपने जो है लगाने हैं, वो टोटल आपका आ जाता है। ऐसे आपके जो मेंटेनेंस उनकी करनी है। फिर आपके स्पेशल प्लानिंग में जो आपके जैसे ग्राम मानचित्र है और टूल्स जो हैं आप उनको यूज करते हैं। अगर सपोज आप जीपीडीपी वगैरह बनाते हैं तो इस ढंग के टूल्स को भी आप यूटिलाइज करते हैं कि किसी ग्राम पंचायत की प्लानिंग करने के लिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, प्लानिंग पहले आप अच्छी करेंगे तभी उस हिसाब से बजटिंग कर पाएंगे, और फिर जब आप बजटिंग उसकी आपने कर ली, प्लानिंग कर ली, तभी उसकी अकाउंटिंग जो है सही से आप रखरखाव करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लान आपने अच्छे से कर लिया कि आपकी ग्राम पंचायतों को किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीजें प्राथमिकता के आधार पे हैं। कई प्लान्स तो कई टाइप के होंगे, कई उसमें काम होंगे, लेकिन उसमें प्राथमिकता के आधार पर कि कौन से काम की किस टाइम जरूरत है, कौन सा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर रहा है, परिस्थिति के हिसाब से कौन से काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस टाइप की जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उस हिसाब से उसमें बजट का प्रोविजन होता है। उस बजट जिस हिसाब से होता है कि किस काम में आपने कितना पैसा आपका यूज हुआ, उस हिसाब से अकाउंटिंग वाले में जैसे आप कहते हैं ना, फाइल मेंटेन करना है एक टाइप से। जैसे किसी चीज को आपने खरीदा या बेचा, या मतलब आपने जो भी चीजें काम की उसकी जो रिसिप्ट्स ली, उन रिसिप्ट्स को इसमें जो है आपने लगा दिया। ऐसे उसका जियो टैगिंग की कोई भी काम हुआ तो उसकी जियो टैगिंग होने की, उसमें डुप्लीकेसी ना हो, उसकी ग्राउंड लेवल से फाइनल लेवल तक उसकी जियो टैगिंग हो कि जो भी आप काम करें वो फेयर काम हो, उसकी डुप्लीकेसी ना हो, उसकी गुणवत्ता जो है देखी और समझी जा सके। और पीएफएमएस जो है कि लास्ट में जो है पैसा का जो ट्रांजेक्शन है वो पीएफएमएस के माध्यम से जो है जो है आपके खातों में आपका आय व्यय हो। अब नेक्स्ट हाँ, इन दो स्लाइड्स को, एक इसके नेक्स्ट वाली भी है उसको एक बार दिखा दें यहाँ पर। ठीक है, नहीं इससे पहली वाली ट्रांजेक्शन इन जीपी एंड, हाँ ये ठीक है। अब आप देखिए ट्रांजेक्शन एंट्रीज इन ई ग्राम स्वराज। तो इसमें ट्रांजेक्शन कैसे है, एक तो रिसिप्ट है, एक पेमेंट है, एक डिपॉजिट या विड्रॉल है, और एक है एडजस्टमेंट। अब जैसे अमाउंट कलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत फ्रॉम हाउस टैक्स, अगर कभी जो हमने अमाउंट कोई भी ग्राम पंचायत से हाउस टैक्स अगर हमने कलेक्ट किया है, कोई पैसा हमने कलेक्ट किया है, तो इसको किस वाले वाउचर में हम दिखाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में। मतलब हमने वो प्राप्ति हमारी है तो उसको रिसिप्ट वाले वाउचर में उसकी एंट्री होगी। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स टू वाटर सप्लाई पाइपलाइन इन ग्राम पंचायत अंडर 15 फाइनेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हम इसको जो है पेमेंट वाले वाउचर में इसको जो है इसको शो करेंगे। पेमेंट मेड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वरेट इन ग्राम पंचायत अंडर मनरेगा। जैसे किसी मनरेगा के तहत या किसी अन्य काम के द्वारा नाली पुलिया या कोई ऐसा काम जो हो रहा है उसका पेमेंट हो रहा है, तो वो किस मद में होगा, वो भी पेमेंट वाले वाउचर में। तो ये जो है अच्छा, अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स कलेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक। अब एक तो जो हमने कलेक्ट किया ग्राम पंचायत से वो तो हमने रिसिप्ट वाउचर वाले में शो किया, लेकिन अगर हम उस कलेक्शन को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको डिपॉजिट वाला जो वाउचर है ये पिंक वाले में देखेगा, उस वाले में हम लोग उसको शो करेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड लगाएं प्राउंजन। हाँ, ये वाली स्लाइड कि जो ट्रांजेक्शन है इसमें रिसिप्ट है, पेमेंट है, डिपॉजिट और विड्रॉल है और एडजस्टमेंट। कोई चीज अगर हम ग्राम पंचायत से, जैसे हमने हाउस टैक्स के रूप में कोई चीज प्राप्त की है, पैसे प्राप्त किए हैं, जो भी हमें अर्निंग हुई है उसे रिसिप्ट वाउचर में आएगा। वो अगर किसी को किसी काम के पेमेंट की जा रही है, जैसे मनरेगा में किसी ने काम किया या किसी अन्य मद में किसी ने काम किया, तो पेमेंट वाउचर में उसका पेमेंट किया जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने जैसे ओएसआर हमने कलेक्ट तो किया, लेकिन वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो या कोई हमने लोन लिया था ग्राम पंचायत ने, उसका रीपेमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है कॉन्ट्रा वाउचर और ये जो है डिपॉजिट और विड्रॉल वाउचर में।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये बड़ा छोटा सा इसमें दिख रहा है कि ये जो वाउचर एंट्रीज हैं ई ग्राम स्वराज में, तो जो जब हम इसकी बात करते हैं तो कंप्यूटर की आप बात करते हैं, तो कंप्यूटर में जो है कोडिंग की हम बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमें इस मद से पैसा प्राप्त हुआ और हम इस मद में डाल रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी भाषा कंप्यूटर नहीं जानता। कंप्यूटर जो है कोड की भाषा जानता है। तो अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग कोड होते हैं और ये कोड जो है आपके पास किसी बुक के माध्यम से या जो लोग इस काम को कर रहे होंगे वो कोड उनके पास होंगे भी। नेक्स्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अगर कोई मेजर हेड है, फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई मेजर हेड है तो उसको 4 डिजिट में हम लेते हैं। मेजर हेड मतलब जो हमारे 29 विषय हैं, 29 जो विषय हैं वो मेजर हेड में आते हैं। तो वो जो मेजर हेड हैं उनको हम जो है 4 डिजिट में हम जो है उनको कोडिंग उनकी जो है 4 डिजिट में उनकी हम कोडिंग करते हैं। 4 डिजिट में अगर कोड है तो ये समझ जा सकता है कि ये जो बात हो रही है किसी मेजर हेड की बात हो रही है। अब कोई प्रोग्राम है या स्कीम है तो वो जो है माइनर हेड में आता है, उसको हम 3 डिजिट से दिखाते हैं। सपोज हम बात करें मेजर हेड में एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो वो जो है शिक्षा को अगर हम बात कर रहे हैं तो मेजर हेड वो जो है वो शिक्षा है और उसको हम 4 डिजिट में 4 डिजिट नंबर से 4 जो कोड शिक्षा को दिया गया है कोडिंग के लिए 4 डिजिट को हम यूज करेंगे। अब वो है प्रोग्राम या स्कीम है माइनर हेड, तो उसके लिए शिक्षा कौन सी हो सकती है? प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, बालिका शिक्षा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो जो प्रोग्राम है वो जो है माइनर हेड में लिया जा सकता है। अब कोई पर्पस है या ऑब्जेक्ट है वो उसको जो है हम 2 डिजिट में लेंगे। अगर हम पर्पस या ऑब्जेक्ट की बात करें तो 2 डिजिट की ऐसे बात करें कि सपोज हमने बात की शिक्षा की बात की और शिक्षा में हमने कोई स्कीम ली, जैसे हमने लिया प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन जो हो गया माइनर हेड हो गया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लिया मिड डे मील, है ना, मध्याह्न भोजन, तो इसको हम जो है फिर 2 डिजिट में इसको जो है इसको हम कोडिंग करते हैं। अब इसमें फिर सब हेड ये आता है कि ये किसी स्पेशल ग्रांट हमें मिल रहा है या किसी स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये भी सब हेड है, इसको भी हम 2 डिजिट से हम इसको जो है दिखाते हैं। नेक्स्ट। ये 41 चाहिए वाला। हाँ चलिए, हमारे नेक्स्ट भी एक्सपर्ट हमारे बीच में, तो मैं फटाफट अपनी बात को बात खत्म करूं। नेक्स्ट वाला दिखाएं जरा। 40। हाँ, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात करें, रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है अगर वो 0 और 1 डिजिट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर वो 2 या 3 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसी चीज जो मतलब हमने जो है पुनर्निर्माण की बात करें या कोई जो किसी चीज की प्राप्ति की बात करें वो जो है रेवेन्यू में आपको पहले बताया, तो 0-1 से बात हो रही है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और अगर 2-3 डिजिट से स्टार्ट हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर 4-5 डिजिट से स्टार्ट हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नई योजना में खर्च की बात कर रहे हैं, और अगर वो कहीं लोन का रिपेमेंट है या लोन या एडवांस हम ले रहे हैं तो वो 6 और 7 डिजिट से वो स्टार्ट होगा, और कैपिटल रिसिप्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो 4000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये नीचे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे रेवेन्यू। नेक्स्ट। जैसे ये एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, और 4 डिजिट है, तो ये जो है एक तो मेजर हेड है,
मेजर हेड क्या है, एग्रीकल्चर है, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब ये किसी का पुनर्निर्माण है या किसी चीज से प्राप्ति। अब ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी चीज में नई कोई संपत्ति में का सृजन हुआ है या नई कार्य किया है, इसलिए ये 4 से स्टार्ट हुआ है। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, 4 से स्टार्ट है, 4 या 5 से स्टार्ट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें। ऐसे लोन की बात 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लोन का रिपेमेंट है। ऐसे नेक्स्ट, ऐसे ही देखिए ये अलग अलग 3 डिजिट के कोड हैं, 0, 101, 102। जैसे आपको बताया कि जो माइनर हेड्स हैं वो 3 डिजिट के होते हैं, और जो मेजर हेड हैं वो 4 हेड के होते हैं। फिर जो स्कीम्स हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, ये जो हमारे जो नॉन टैक्सेस हैं, उनको जैसे सैलरीज हैं, पेंशन के चार्जेस हैं, या ट्रेवल एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ये जो है 2 डिजिट से ये जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे जो हमारी स्पेशल स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा कहें, एनआरएलएम कहें, ये भी 2 डिजिट, जो सब हेड है इनका जो है 2 डिजिट का। तो आप ये समझ गए कि मेजर हेड के लिए 4 डिजिट होगा, माइनर हेड के लिए 3 डिजिट होगा, बाकी जो स्कीम है और जो स्कीम कोड हैं वो 2 डिजिट से होंगे, जो और एक्सपेंसेस हैं, नॉन टैक्सेबल एक्सपेंसेस हैं, वो भी 2 डिजिट से होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट 51 दिखा दो फटाफट, ये रहने दो, अब आ गए हैं सर तो छोड़ना है जल्दी। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि पीआरआई जो थर्ड गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो थर्ड गवर्नमेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो हमेशा जो है उनको क्या पावर प्राप्त है कि वो जो है हमेशा अपने अकाउंट्स को जो है, जैसे सेंट्रल और स्टेट्स अपने अकाउंट को जो है मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे ग्राम पंचायतों को भी अपने अकाउंट को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए, उनके जो प्रॉपर जो उनके फॉर्मेट्स हैं उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये आ रहा है मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम। जो मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम जो कैग ने, कंट्रोलर और ऑथराइज जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक के द्वारा जो MAS डिजाइन किया गया, ये 1 अप्रैल 2010 से जो है ये लागू हुआ। और इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांजैक्शन को पहले हम क्लासिफाइड करेंगे और कोडिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड मतलब पहले आपने समझ लेना है कि आखिर किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, कि मतलब मेजर हेड है, माइनर हेड है, स्ट्रीम के हेड है, स्पेशल या अदर ऑब्जेक्ट में, पहले उसको क्लासिफाई करना। जब आपने क्लासिफाई एक बार कर लिया, फिर उसको कोडिफाई करना। मतलब अगर वो मेजर हेड है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए कम से कम 4 जो है कोड लगेंगे, 4 डिजिट लेंगे, और उसको आपको मैं बता चुकी कि 0, 1 कहाँ लगेगा, 2, 3 कहाँ लगेगा, तो उसको कोडिफिकेशन जो है, कोडिफिकेशन के हिसाब से जो है काम जो है कंप्यूटर में जो है अकाउंटिंग का काम होगा। और इसके बाद जो है 8 टाइप के रजिस्टर जो है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किए जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मेट्स है हमारे कि हम जो है क्या क्या हमारे फॉर्मेट्स हैं, कौन कौन से हमारे रजिस्टर्स हैं, मंथली हम किनको यूज कर रहे हैं, एनुअली हम किसको यूज कर रहे हैं, कहाँ से हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, कहाँ से हमारे कौन से रजिस्टर में हम कौन सा डिमांड कलेक्शन बैलेंस, कौन कौन से रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, या अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप देखिए। नेक्स्ट, अब हमारी जो रिपोर्ट जनरेटेड इस सिस्टम में, जो आपको बताया हमने मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें जो है हम 8 टाइप की रिपोर्ट्स इसमें जो है इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डे बुक है, मंथली कैश बुक है, अकाउंट वाइज कैश बुक है, OSM एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, बैंक वाइज रजिस्टर है हमारे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा हो रहा है, लेजर वाइज बुक है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, ये सारे जो है रजिस्टर हम लोग जो है, ये सारे जो है बुक्स को हम जो है यूज कर रहे हैं। मेरा बार बार आप लोगों से ये कहना है कि जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज DPM या VPDOs या DPROs या किसी की भी होंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, आप अपने चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम उसको देख के उसके जो है तुरंत उसका निस्तारण जो है नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट है CFC रिकमेंडेशन। हाँ, अब जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, तो 11th फाइनेंस कमीशन में क्या था कि उन्होंने कोड्स और
कोड्स की बात की, फॉर्मेट्स की बात की। फिर 12th फाइनेंस कमीशन में उनको कंप्यूटराइज, पंचायत अकाउंट्स को कंप्यूटराइज किया गया। 13th फाइनेंस कमीशन में जो मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम की अभी बात करी, इसका इम्प्लीमेंटेशन है। 14th फाइनेंस में बात किया गया कि जो OSR है उसको कैसे हम इंक्रीज करें, जो स्वयं के आय के स्रोत हैं उनको बढ़ाया जाए, और जो अकाउंट्स का जो ऑडिटिंग है वो साल में एक बार जरूर हो ही हो। और 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बात की कि जो भी अकाउंट हम जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो ऑनलाइन ओपन पोर्टल में है, कोई उसमें निष्पक्षता आए और सभी लोग उस ओपन पोर्टल के माध्यम से कोई भी उसको देख सके। तो 15th फाइनेंस ने इस अकाउंटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। अब लास्ट, चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है पंचायत ऑडिटिंग। फाइनेंस मैनेजमेंट में हमने बात की मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, फिर हमने बात की प्लानिंग की, फिर हमने बात की बजटिंग की, फिर हमने बात की अकाउंटिंग की। अब लास्ट है, अब हम लास्ट आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब कि कोई भी चीज, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पैसा आया उसको हमने सही से यूटिलाइज किया कि नहीं किया, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, उसको देखने के लिए जो है ऑडिटिंग की जो है पद्धति अपना गई। इसमें क्या किया गया कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ पंचायत, जो भी हमारे जो इसमें देखा गया कि जैसे OSR जो हमें मिल रहा है वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे पंचायती राज एक्ट है उसके हिसाब से पैसों का खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे टाइड या अनटाइड फंड है उसी हिसाब से हम खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टाइड फंड का पैसा है और हमने अनटाइड फंड में यूज कर दिया, वो किसी स्पेशल ग्रांट का पैसा है हमने कहीं और खर्च कर दिया, जो हमारी प्रायोरिटी के सेक्टर्स थे हमने उसको अच्छे से खर्च किया कि नहीं किया, जो हमने बजट, हमने प्लानिंग के बाद हमने बजट बनाया कि नहीं बनाया, कि हमने डायरेक्ट जो है खर्चे शो करने शुरू कर दिए। जब हमने बजटिंग कर ली तो वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब हम खर्चा करने लगे तो पहले हमने अपने जो भी हमारे प्लान्स थे, जो भी हमारे जो हम अपने जो बनाते हैं कि किसी भी काम को कराने से पहले वो हमने अपने जो है अप्रूव करवाए हैं कि नहीं करवाए। ये सारे प्रोविजन हैं कि कहीं जो आपके प्लान्स हैं वो बाद में आपने बनाए और खर्चा पहले दिखा दिया, या जितना आप किसी स्कीम में 1 लाख का खर्चा दिखाना था वो आपने उसमें 1,20,000 रुपए खर्च कर दिया, या कहीं पर प्रोक्योरमेंट को के रूल्स को आपने फॉलो किया है कि नहीं किया, 15,000 से ज्यादा की पेमेंट के लिए आपने कोटेशंस को लिया है कि नहीं किया। ये सारी जो चीजें हैं ये ऑडिट रिपोर्ट्स के में आती हैं और ये देखा जाता है। नेक्स्ट, ये ऑडिट इसलिए किया जाता है कि जो फाइनेंशियली जो रिकॉर्ड्स हमारे हैं वो एक्यूरेसी और फेयरनेस कितनी है, उसमें निष्पक्षता कितनी है, कितनी फेयरनेस है, कितने अच्छे से जो पैसा हमें आया है, कितना उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी करप्शन के उस पैसे को जिस जगह के लिए आया था, जिस मद के लिए आया था, हमने जो है उस पैसे को यूटिलाइज किया। तो ये जो चीज है ये ऑडिट में आती है। ऑडिट में जो है सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स का जो रख रखाव है सही से हुआ है, सही मद में हमने सही जो एंट्रीज हमने सही कर रखी हैं। फिर इसमें 2 टाइप का ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट कि जो पैसा आया वो सही से यूटिलाइज हुआ, वो फाइनेंशियल ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट होता है कि जो हमारे, जैसे हमने 3E की बात की, इकोनॉमी की बात की, इफिशिएंसी की बात की, इफेक्टिवनेस की बात की, कि हमने जो पैसा है सही जगह यूज किया। सपोज कोई हमने एक रास्ता ही बनाया तो हमने उस रास्ते को, हमने 2 लाख का रास्ता ऐसी जगह रख दिया जहां पर गांव का एक परिवार भी उससे लाभान्वित नहीं हो रहा, और कई ऐसी जगहें, ऐसे कार्य बच गए जो अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किए जा सकते थे। तो कहने का मतलब कि परफॉर्मेंस ऑडिट वो ऑडिट है कि जो हमारे कार्य हमने सही जगह पे उसका यूटिलाइज किया है कि नहीं किया, ये भी परफॉर्मेंस ऑडिट का एक पार्ट है, कि जो खर्चा जो है हमारा सही से हुआ है, जो पैसे हमें मिले थे वो जो हमने नेक्स्ट 1 अप्रैल को जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, हमने उस पैसे का उपभोग किया कि नहीं किया, टाइम से हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया कि नहीं किया, जो हमें पैसे मिले थे वापस हमने गवर्नमेंट को लौटाए कि नहीं लौटा, ये सारे जो है
जो है ऑडिट के पार्ट है। इसी तरह कई बार ये होता है कोई काम हम कर देते हैं, कोई ऐसा लॉस तो नहीं हुआ किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से, कोई एक पर्सन की, नेक्स्ट स्लाइड्स आगे बढ़ा लीजिए, कोई ऐसे कोई ऐसे जो पेमेंट हमने की है जो किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नुकसान हो गया और जो है गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना था, जैसे सपोज कहीं पर कोई पैसे कोई चार्ज करने थे और उसकी अपनी गलती की वजह से वहां पर चार्ज नहीं हुआ और नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। ऐसे भी कई काम होते हैं जो ऑडिट में आते हैं। और ऑडिट जो है OSR से रिलेटेड अगर ऑडिट हो, ये अलग अलग टाइप की ऑडिट है कि उस ग्राम पंचायत में टैक्सेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कलेक्शन टाइप से हुआ है कि नहीं हुआ, डिमांड और DCB रजिस्टर जो है डिमांड कलेक्शन बैलेंस रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं है, ये सब चीजें जो हैं इस ऑडिट में जो है देखी जाती हैं। इसी तरह से बजट से रिलेटेड में मैंने बता दिया कि बजट साइकिल जो है टाइम से बनी कि नहीं बनी, बजट जो था इकोनॉमिक था कि नहीं था, ग्राम पंचायत के हित में था कि नहीं था। अकाउंट से रिलेटेड हमने बता दिया कि यूसी उपभोग सर्टिफिकेट टाइम पे दिया कि नहीं दिया गया, जो बिल्स हमने पास किए उनको पास करने में कोई दिक्कतें तो नहीं आई, हम उसके लिए ऑथराइज्ड हम थे या हमें हायर सैंक्शन के लिए BPROs को या DPROs को कि आगे निदेशालय तक भेजने के अलग अलग पावर्स हर किसी को मिलती है, उस अनुरूप उस पे कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें जो है ऑडिट में देखने की हैं। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसका विशेष रूप से जो है ये एक मत रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में जो है सारी चीजें डिस्प्ले हो ताकि कहीं पर भी निष्पक्षता से 100% ईमानदारी से और जो पैसा हमें मिला उसका उपयोग सही जगह पे हो। तो ऑडिट जो है जैसे आप देख रहे होंगे इतना इम्पोर्टेंट टूल है कि जो पंचायतें हमारी कई जगह काम बहुत अच्छा हुआ, प्लानिंग भी अच्छी हुई, बजटिंग भी अच्छी हुई, अकाउंटिंग भी अच्छी हुई, लेकिन ऑडिट ना होने की वजह से वो ग्राम पंचायतें अपने आप को जो हमारे ग्राम पंचायतों में जो अभी पुरस्कार के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं कई ग्राम पंचायतें इसलिए नहीं भर पाई क्योंकि उनका ऑडिट का सेक्शन पूरा नहीं था। तो ऑडिट भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैंडेटरी एक टूल है कि जब तक आप अपने ग्राम पंचायतों में ऑडिट नहीं करवाएंगे तब तक आपकी प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग जो है सार्थक नहीं हो पाएगी। इसी तरह से जो है यहीं पर मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स जरा दिखा दें। ऑडिट के लिए इतना बड़ा जो है CAG की तरफ से इतने बड़े बड़े जो है नेक्स्ट स्लाइड जरा दिखा दें प्रांजल, और नेक्स्ट करें, करते रहे आगे, ये बता दिया हमने, सब आगे लीजिए। तो वही है कि जो CAG द्वारा अगर कहीं पर ऑडिट सही टाइम पर नहीं हुआ तो उनको कई जो है उन पर बहुत बड़े उन पर पेनल्टीज भी लगी हैं और उन लोगों को कई कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और जेलें भी हुई हैं। तो ऑडिट का अपना सरकार का पैसा जो है जिस मद में आए, जिन लोगों के लिए आए, उसका सही से उपयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आगे करें, और आगे करते रहें, बस खत्म हो रही है स्लाइड, और आगे करें प्रांजल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, बेनिफिट्स। अब यही है कि जब हम ऑनलाइन ऑडिट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो कंप्यूटर पेपर बेस्ड, ये सब पेपरलेस ऑडिट रहता है और कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टाइमली जो है आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे हर स्टेज पर उसकी मॉनिटरिंग होगी। अगर आपने प्लानिंग टाइम पे की, उसका फिक्स टाइम होता है कि प्लानिंग का ये टाइम है, बजटिंग का ये टाइम है, फिर ऑडिटिंग का ये इसका अकाउंटिंग का ये टाइम है, फिर ऑडिटिंग का, हर चीज का एक फिक्स टाइम है। तो जब हम उसको ऑनलाइन कर देते हैं तो फिर उससे ऑडिट में बड़ी आसानी होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। कहीं पर भी कोई किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं होती, सब चीज पब्लिक डोमेन में होती है, जिससे टाइम भी बचता है और एफिशिएंसी, कार्य क्षमता और दक्षता भी बचती है। तो यही सब चीजों की वजह से जो है ग्राम स्वराज पोर्टल में आप सारी चीजों को यूज करें। ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रबंधन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड रखें। तो बस मेरा सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे से सुना कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, कैसे प्लानिंग करें
कैसे बजटिंग करें, कैसे अकाउंटिंग करें और लास्ट में कैसे असेसमेंट के लिए ऑडिटिंग करें, तभी जो वित्तीय प्रबंधन जो है ग्राम पंचायतों में सार्थक हो पाएगा और तभी हम ग्राम पंचायतों के OSR को बढ़ाकर उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में एक अच्छी जो है उसको मजबूती ला पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्कार। थैंक यू विनीता जी, आपका अच्छा सेशन रहा और जो कुछ आप बहुत जल्दी में कुछ कर पाई हैं, क्योंकि आपका एक 9 जुलाई को भी एक सेशन है उसमें रखा गया है, तो कुछ अगर छूट गया होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि वो 9 जुलाई को जो इम्पोर्टेंट है वो काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको रखना बहुत अनिवार्य है। हमारे साथ अब हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं श्री जुल्फिकार जी, और आपको जो है NRD PR जो हमारा देहरादून जनपद है उसमें हमारे 6 ब्लॉक में से हर एक ब्लॉक में से एक नोडल ऑफिसर है जिसको कि NRD PR ने जो है अपना रिसोर्स पर्सन बनाया है, और ई ग्राम स्वराज में प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग उसकी किस तरह से की जाएगी, ये इस संबंध में आपको जो है 3 दिन की जो है ट्रेनिंग 14 जून से दी गई थी। 14 जून से पिछले जो 14 जून है उससे 14 जून से 17 जून तक दी गई है। इसमें क्योंकि आप हमारे बिल्कुल नजदीक थे और इसलिए आप यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर पहुंच भी गए हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ श्री जुल्फिकार जी का। और आपसे चाहूंगा कि आप जो है हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल में जो हमारी पेमेंट की प्रक्रिया है वो हमारे जो है ग्राम अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं और हमारे पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको जो है बताना के कष्ट करेंगे और अपनी बात को बहुत साफ से और बारीकी से, ताकि हर आदमी को समझ ले और उसकी क्वेरीज हो कोई तो वो हमें चैट बॉक्स में डाल दे ताकि उसकी क्वेरी का निदान भी कर सकें। अगर वो वहां नहीं डाल सकते तो अपने DPRO साहब के माध्यम से, अपने ब्लॉक के माध्यम से और हमारे हेल्प डेस्क के नंबर जो है उनको उसके माध्यम से भी हमको बता सकते हैं ताकि उसका हम समाधान करने का प्रयास करें। मैं स्वागत करूंगा श्री जुल्फिकार जी। धन्यवाद DPRO सर। मैं जुल्फिकार हुसैन, ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ रायपुर ब्लॉक में। तो आज हम थोड़ा सूक्ष्म बात करेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल के ऊपर, जिससे कि हमारे सारे के सारे कार्यक्रम आजकल पंचायत राज के सारे चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों के 14 वित्त, राज्य वित्त, जितने भी वित्त हैं हमारे सारे उसी में चल रहे हैं। तो ये भारत सरकार का एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ये की जाती है। और इसमें सबसे मेन है पारदर्शिता। पारदर्शिता के लिए ये बनाया गया है और कैशलेस प्रोसेस है सारी की सारी, ताकि ये चेक्स वगैरह और जितने भी हम पहले ही इस्तेमाल करा करते थे उन सबको समाप्त करने के लिए इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है इस समय। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्रयोग करने के लिए हमें जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुख्यतः 3 आईडियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें एक है मेन ADM ID जिसे हम एडमिन ID बोलते हैं। फिर उसके बाद है हमारी मेकर ID जिससे हम ग्राम पंचायत अधिकारी जिसका यूज करते हैं, जिसमें हम सारी एंट्रीज करते हैं, रिसीविंग, पेमेंट, जितने भी वाउचर होते हैं। और उसके बाद एक है हमारी चेकर ID। चेकर ID ग्राम प्रधान महोदय की है, जो इसको हमारे बनाए गए वाउचर जो भी मेकर द्वारा वाउचर बनाए जाते हैं वो उनको चेक करते हैं और संतुष्ट होने के बाद वो उससे वेरीफाई करते हैं और पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट को चली जाती है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल यूज करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए प्लान बनाना जरूरी है। अगर प्लान होगा तभी हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले GPTP एक पोर्टल है, इसी के साथ लिंक्ड है, जिसमें हम अपनी ग्राम पंचायत को शेड्यूल करते हैं कि हमारी मीटिंग कब होगी। उसमें हम अपना एजेंडा भी अपलोड करते हैं, डेट शेड्यूल करते हैं। लाइन डिपार्टमेंट्स के लोगों को सूचना भेजी जाती है कि आप लोग भी इस मीटिंग में उपस्थित हों। अब वो उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन सबको ग्राम पंचायत की तरफ से GPTP पोर्टल पे अपलोड किया जाता है ताकि और उस एक्टिविटी को फ्रीज कर दिया जाता है। एक बार फ्रीज होने के बाद वो मीटिंग होना अति आवश्यक है। और उस मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स और जो ग्राम पंचायत के सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जिनको कि हमें इम्प्लीमेंट करना है ग्राम पंचायत में, यानी प्राथमिकता के आधार पे, जैसे पहले भी मैडम ने बताया, प्राथमिकता के आधार पे जो काम है ग्राम पंचायतों में वही काम सबसे पहले किए जाने आवश्यक हैं। अब मीटिंग में जो हमारी मीटिंग का शेड्यूल है, कोरम पूरा करने के बाद, कोरम जब पूरा होता है उससे पहले 15 दिन का एजेंडा भी दिया जाता है। कोरम पूरा हुआ, कोरम पूरा होने के बाद हम लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग में जो हमारे प्लान चढ़े उस प्लान को हमको अपलोड करना पड़ता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे यूज करने से सबसे पहले जब पहली बार कोई स्टार्ट करता है तो उसमें उनको उसका
यूजर मैनेजमेंट में जाकर अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो उसमें कुछ काम कर पाते हैं। सारी ग्राम पंचायतों को निदेशालय से सबको आईडी दी जा चुकी हैं, सब इसका प्रयोग कर रहे हैं। वैसे सब इस बारे में इजीली विज्ञ हैं, कोई ऐसी बात है नहीं कि जो विशेष इसके बारे में बताई जाए। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लान है उसको हम PDF में अपने पास सेव करेंगे, क्योंकि जो हम प्लान चढ़ाएंगे उसे उसमें अपलोड करना पड़ता है। प्लान चढ़ाने के लिए हमारे पास 15 फाइनेंस का अलग हेड है। 15 फाइनेंस में भी 2 हैं, एक टाइड एक अनटाइड। अभी भारत सरकार का नया सर्कुलर है जिसके अनुसार 60% हमें केवल वाटर्स में और ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन में यूज करना है, और 40% को आप प्राथमिकता के आधार पर यूज कर सकते हैं। अब जब हम उसमें प्लान अपलोड करते हैं, प्लान अपलोड करने के बाद क्या कहते हैं, रिसोर्स एनवलप, ई ग्राम स्वराज में रिसोर्स एनवलप एक ऑप्शन है, उसमें जाकर हम अपना सारा का सारा प्लान अपलोड करेंगे। प्लान अपलोड करने के बाद उसकी प्लानिंग में जाएंगे, और प्लानिंग में जाने के बाद उसमें अप्रूव करेंगे एक्टिविटी को। अप्रूव होने के बाद वो PFMS से लिंक होकर के हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई योजना हमें करनी है, प्लान हमारा अपलोड हो गया, ई ग्राम स्वराज में रिफ्लेक्ट हो गया। अब ई ग्राम स्वराज में पेमेंट करने के लिए हमारे पास ये भी होना चाहिए कि हमारा जो रिसोर्स एनवलप है उसमें हमारे पास कितना पैसा है। कोई भी योजना स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है, बिना पैसे के हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें उसमें, जैसे कि इससे पहले ही मैडम ने बहुत ब्रीफली समझा दिया है, रिसीव वाउचर हमें करने पड़ते हैं, जिसमें 14 फाइनेंस की भी रिसीव आएगी और स्टेट फाइनेंस की भी रिसीव होती है। वो इस जो हमारा स्टेट फाइनेंस की रिसीविंग है वो हम PFMS के पोर्टल पे करते हैं अभी तक, और जो भारत सरकार का पैसा आ रहा है वो हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे रिसीव करते हैं। उम्मीद यह है कि आने वाले समय में PFMS में जो राज्य भी चल रहा है वो भी अब ई ग्राम स्वराज पे शिफ्ट हो जाएगा, और हम दोनों के दोनों काम ई ग्राम स्वराज पोर्टल से करेंगे। अब कोई भी योजना हमें करनी है, मान लीजिए कि हमने कोई सपोज कोई वाटर बॉडी कहीं पे बनानी है, तो आप हम ग्राम पंचायत में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने से पहले हमें उसका एस्टीमेट बनवाना पड़ेगा। एस्टीमेट बनवाने के लिए जो हमारे जेई होते हैं, उसमें PWD की जेई भी हो सकते हैं, DRDA की भी हो सकते हैं, कहीं नरेगा भी हो सकते हैं। तो वो जेई जो हमारा एस्टीमेट है वो बनाएंगे, और उस एस्टीमेट को हम टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल करते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करेंगे। जब वो हमारा अपलोड हो जाता है उसके बाद हम इसमें एक ऑप्शन है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में हो जाएंगे। इससे आगे बड़ी परेशानी हुई लोगों की, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की बिना पेमेंट हो नहीं पा रही है। केवल 14 फाइनेंस था जिसकी पेमेंट आप नॉर्मल टेक्निकल एक्टिविटी में करके कर लेते थे, परंतु अब यदि हमें कोई पेमेंट करनी है तो हमको पहले जियो टैग करना 100% है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का काम हो या कोई भी काम हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो या जिला पंचायत का हो, सारे के सारे इस समय प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के थ्रू ही होंगे। बिना प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के हम कुछ नहीं कर सकते, और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास एस्टीमेट होना चाहिए, टेक्निकल अप्रूवल एडमिन अप्रूवल दोनों होने चाहिए। इसमें एक ऑप्शन और है, कुछ ऐसा होता है कोई रिपेयरिंग का काम होता है, सपोज आपने कोई रिपेयरिंग का काम किया है तो वो आपको टेक्निकल और एडमिन में दिखाई नहीं पड़ता, कहते हैं कि इसमें शो नहीं कर रहा है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद किया है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले उसका एक्टिविटी को हमें वो करना पड़ता है डिफाइन। एक्टिविटी डिफाइन करने का एक ऑप्शन आता है टेक्निकल और एडमिन अप्रूवल से पहले, यदि हम उसे कर लेंगे तो हमारी योजनाएं ऑटोमेटिक सारी की सारी शो हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, जो मैंने प्रैक्टिकल फेस की है, कि जो प्लान हम एक बार बना देते हैं, सपोज हमने वाटर बॉडी का प्लान बनाया और हमने 4 प्लान बनाए और हमारा रिसोर्स मतलब 2 लाख है, तो हमने सपोज 50,000 के प्लान हमने बना दिए 4। अब जेई साइड पे गया, साइड ने लोकेशन देखी और जेई ये कहता है कि ये जो प्लान है ये 1 लाख में बनेगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमने एक बार 50,000 से कर दिया है तो अब हम 50,000 से ऊपर इसकी पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें इससे नीचे करने की पावर है लेकिन ऊपर करने की पावर नहीं है। तो इसलिए जब प्लान बनाए तो स्टार्टिंग में सोच समझकर प्लान बनाए, क्योंकि अगर प्लान एक बार कम फीड हो गया तो फिर सप्लीमेंट्री प्लान बनाओ, परमिशन लो, उसमें बहुत ज्यादा चक्कर हो जाते हैं। और जितने भी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, क्योंकि मैं खुद भी हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसलिए प्लान को सोच समझ के स्टार्टिंग में ही बना लें। आने वाले समय में जो प्लानिंग बनेगी उनको बहुत ध्यान से और इतना बनाना है कि जितना आपका योजना है लगभग उतने का ही आप उसमें बजट अलॉट करें। ज्यादा प्लान बनाने की वजह से क्या होता है कि हमें जो बजट हमारा रिसोर्स एनवलप में है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो भी बजट कम हो जाता है।
इसलिए केवल वही योजना बनानी है जो 100% हमें करनी है, प्रायोरिटी पे है और जिससे लोगों को लाभ मिल रहा हो। तो उसके बाद जब हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कर लेते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने के बाद हमको जाना है पेमेंट ऑप्शन में। जब प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एक बार आपने कर ली, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने के बाद आपने अपने मोबाइल में एम एक्शन सॉफ्ट डाउनलोड करना है। एम एक्शन सॉफ्ट डाउनलोड करने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग आपने करी है, यानी कि जिसकी पेमेंट आप करना चाह रहे हैं, जो आप काम स्टार्ट करना है, आपको उस साइट पे पहले जाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम ऑन गोइंग प्रोसेस। पहले आप साइट पे जाएंगे, वहां पे आप लोकेशन पे जियो टैग फोटो इसकी क्लिक करेंगे। जियो टैग फोटो जब आप क्लिक कर लेंगे, उसके बाद वो फोटो आप सिंक करेंगे। सिंक डेटा होने के बाद वो हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे एम एक्शन वाले पोर्टल पे दिखाई देगी। वहां पे जाके हमें उसको एक बार अप्रूव करना पड़ेगा। जब हम उसको अप्रूव कर लेंगे, उसके बाद ही हम पेमेंट ऑप्शन में जा पाएंगे, वरना लोग कहेंगे कि हमने जियो टैग कर दिया, फोटो आ गई, लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसको अप्रूव करने के बाद जब आप एम एक्शन में जाएंगे, अप्रूव फोटो आप करेंगे, उसके बाद तभी आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट वाउचर जाने के बाद जैसे आप उसमें एक्टिविटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना एक्टिविटी सेलेक्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते। एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका जो एक्टिविटी कोड है वो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी होगा पेमेंट करने के लिए। एक्टिविटी कोड नोट करने के बाद आप उस ऑप्शन में जाएंगे और पहले आपका जो जितना भी आपका आपने प्लान में दिया है उसको पैसा, उतने पैसे का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। आप उससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पे अपना एस्टिमेट वगैरह अपलोड करने के बाद सब कुछ हो गया है। अब आप पेमेंट ऑप्शन में गए तो आप ऑन गोइंग पहली पेमेंट करेंगे। पहली पेमेंट आप मटेरियल कर सकते हैं स्टार्टिंग काम करने के लिए। आप योजना सेलेक्ट करेंगे। योजना सेलेक्ट करने के बाद आपने जो आपका बिल है वो बिल नंबर डालना है, किस फर्म को कितना माल आया, वो डालने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे और पहला पेमेंट आपका इजीली हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। जब आपका पहला पेमेंट हो जाए, पहला पेमेंट होने के बाद आप उसको फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाएंगे और उसको नेक्स्ट प्रोसीजर है उसका, या तो कंप्लीशन में या मिडिल ऑप्शन में, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और वहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी पंचायत ने फलानी योजना में कितना पेमेंट कर दिया है, वो भी वहां पे शो होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पीएफएमएस से लिंक है। तो उसके हिसाब से आपका जितना ही बजट बैठ रहा है आप उसका सेकंड पेमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इजीली प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है आजकल, जब हम कोई भी कैश फ्लो क्लोज करते हैं, जिसमें आपका आता है पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स एंड रिकंसिलेशन। तो मार्च 2021 से भारत सरकार ने ये सिस्टम कर दिया है कि जो भी आप कैश बुक क्लोज करेंगे उसको मेकर की आईडी से डीएससी साइन करेंगे लास्ट डे, उसके बाद ही वो कैश बुक आगे बढ़ेगी। तो पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आप लोग जैसे कि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, लोग एडीएम आईडी से कैश बुक क्लोज करते हैं डे बाय डे। अब मान लीजिए कोई मंथ 30 डेज का है, 30 डेज पे आके वो रुक जाता है वहाँ पे। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना है। उसके बाद वहां से आप उसे क्लोज कर दीजिए, सीधे ग्राम स्वराज लॉगिन करके मेकर आईडी से आप लॉगिन करेंगे और वहां पे आप जाके आप डे बाय डे बुक को एक सिंगल डे बुक फिर डे बुक, यानी 14 फाइनेंस की और 15 फाइनेंस की दो अभी शो कर रहा है, उन दोनों को आप क्लोज करेंगे डे बाय डे। उसके बाद आप डीएस के ऑप्शन में आएंगे अगर मास्टर एंट्री में, तो वहां पे आपको मिलेगा डीएस के ऑप्शन। डीएस के ऑप्शन में आपको मिलेगा कि डीएससी साइन मंथ बुक। तो डीएससी साइन मंथ बुक में आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, 14 फाइनेंस की और 15 फाइनेंस की। वहां पे आपको मेकर को अपने डीएससी लगानी है, अपना पिन डालना है, उसके बाद कैश बुक वो मंथ बुक वहां से क्लोज होगी और फिर आपको एडीएम में आना है। एडीएम में आने के बाद आप फिर एडीएम से लॉगिन करेंगे और डे बुक क्लोज करेंगे, उसके बाद रिकंसाइल करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज इजीली खुल जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही था कि जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती हैं वो एक तो चेक से ना हो, ऊपर से जो योजनाएं हम बना रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी ना हो। ये ई ग्राम स्वराज में जो हम जियो टैग करते हैं उससे ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है और इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं और इवन सामान्य जनता भी रेगुलरली गूगल पे जाके चेक कर सकती है। हमारी एंट्री सारी की सारी, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, योजनाएं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो छुपा हुआ हो। तो इसलिए आजकल हमें बड़ी सावधानी से और पूरे पेपर्स के साथ काम करना है और ऑनलाइन ऑडिट भी इसी के थ्रू होना है। अब थोड़ा इजी ये हो गया कि क्योंकि हमारे पास पहले बिल आते हैं, इसके बाद हम पेमेंट करते हैं, तो ये एक तरह से ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य अधिकारियों के लिए बहुत सेफ पोर्टल है। और आने वाले 2023 में इसमें और नए एडिशन जुड़ने वाले हैं, वो आपको समय के साथ पता लगेगा। मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, हमें बताया गया है, पर उसमें जुड़ेंगे। और उसके बाद आपने अभी देखा है इसमें कोविड वाला एक कोविड डैशबोर्ड भी जोड़ दिया गया है, उसकी मॉनिटरिंग भी रेगुलरली हो रही है और एक सिटीजन चार्टर वो भी इसी में आगे लिंक होने वाला है। तो
इस ई ग्राम स्वराज को यदि हम सोचेंगे कि कोई दूसरा कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। हमें अपना काम धीरे धीरे खुद ही सीखना पड़ेगा। कई लोग थोड़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, लेकिन हमें सीखना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास आज इतना ही है। तो उम्मीद है जितना मैंने समझाया होगा शायद आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। तो धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जुल्फिकार जी, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए और आपने जो शेयर किया यहाँ उसके लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सारे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारीगण हैं और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारी हैं, उनको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि आप अपना विचार, अपना जो भी आप सजेशन है उसको अवश्य हमसे शेयर करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को और अधिक जो है लाभदायक बनाया जा सके। किसी कारणवश सर आज इसमें आने वाले थे, लेकिन अभी तक सबकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहा तो था कि बिल्कुल 1 बजे तक से पहले पहुंचेंगे। शायद कोई मीटिंग होगी जिस वजह से सर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जितने भी हमारे DPRO साहबान हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि एक प्रोग्राम जो है यहाँ से एक शेयर किया गया, कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है, इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कृपया करके उन्हें जल्दी से ही इन्फॉर्मेशन अपने दे दीजिए। दूसरा, जनपद देहरादून और टेरी गढ़वाल की इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ कल NID की एक टीम जो है 8 तारीख को जनपद देहरादून में और 9 तारीख को जनपद टेरी गढ़वाल में एक सर्वेक्षण जो DPT से संबंधित है उसमें पहुंचने वाली है। तो कृपया करके उन ग्राम पंचायत के प्रधानगणों को और अपने अधीनस्थ जो ADO पंचायत साहबान हैं और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उनको अवश्य रूप से जो है उनको शेयर कर देंगे, ताकि वो टीम को जो भी समय है उनका डेटा वगैरह भरवाने में सहयोग मिल सके। इसके साथ जो हमारा अगला जो कार्यक्रम 9 तारीख को स्टार्ट किया जाएगा, उसके संबंध में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले जो 9 जुलाई है, यानी कि परसों फिर 11 बजे के करीब हम आपसे जुड़ेंगे। उसमें हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और पंचायतों में जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में, और जो पंचायती राज का डैशबोर्ड है, तो इस डैशबोर्ड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा कोविड का डैशबोर्ड है उसके लिए मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे अपने ग्राम पंचायतों में जल्दी से जल्दी आप तैयार कराने का कष्ट करेंगे। और क्योंकि अब समय पूरा है, आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारीगण हैं, तो वो लोग भी अपने YouTube के माध्यम से इसमें अपना विचार शेयर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग को शायद जानकारी नहीं है या किसी और कारण से नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी हमारे आने वाले पूरे महीने के जो हमारे कार्यक्रम है बहुत लाभदायक कार्यक्रम रहेंगे, और इसमें हर विषय के संबंध में आपको जो है अवगत करा दिया जाएगा। और अगर आपके कोई और सब्जेक्ट आप स्पेशल रखना चाहेंगे तो उसको भी हम लोग जो है इसमें स्थान देने का प्रयास करेंगे कि इसको इसमें स्थान दिया जाए और आप लोगों को उसका पूरा लाभ देगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपको सुनने के लिए, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत